Sit down. हाँ अब आप पूछो क्या बात पहले। हाँ बेटा लाओ। वेरी गुड, अगली बार टॉप 3 में आना है। 41 बी फॉर बुक। 43 का कोई फायदा है? करेक्ट, ओनली 9 रॉन्ग। जोरदार तालियां चाहिए थे के लिए। दो आप सिलेक्ट हो जाए, नॉर्थ साइड में भी दिखनी और आप लोग भाषा देते हैं। आंसर तो बता देता हूं। नहीं आप जा सकते हो, ठीक है। ठीक था, बढ़िया था। लेवल मैंने अपने मीडियम लेवल ही रखा था पेपर का, क्योंकि भाई जो नॉर्थ साइड का आपका पेपर होता है ना, उसी के लेवल के लगभग आसपास रखा था। आंसर नहीं बताए हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, पता चलेगा ना आपको। ठीक है एक बार, ठीक है। सेकंड का और फोर्थ का सी सी बी फॉर बुक। 92 25 बी फॉर बुक। 1 बी फॉर सी। और क्या है सर्जरी में? लिक्विड नाइट्रोजन का। यस, दोनों क्वेश्चन बनते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होती है, और ये सीओ क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेना आपस में डिस्कस करने के लिए नहीं बोला मैंने, ठीक है। डाउट अगर उसको माउथ से होती है 6, तो कोई फिजिशियन ये तो बाद में करना है, पहले आता है। देखो सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। फॉरेन बॉडी एरिया ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इस टाइप का होता है पेशेंट। इन केस ऑफ पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड, बताया तो था। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए मेनली टेस्ट किया जाता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, चाहे आर्थराइटिस हो। ऑटो इम्यून क्या आपको लिखा पेरेंटल राउंडेड वन, तो नो का तो नो प्लस नॉट, बट इसमें पूछा स्ट्रेंथ बच्चे की दो टाइम पर, तो फर्स्ट पीरियड ऑफ या फिर आगे एक्टिव होता है। यूज प्रोसेसिंग कितने फार्मूला है इसका यूज सेंड होती है, चार पे कोड ही टू दी है एक प्रकार का। देखो एबीसीडी अप्रोच का क्लिप करती देने उसके बाद स्टेज में तो याद रखना है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ठीक है नहीं डिजास्टर देखिए याद दिला देना बाद में, ठीक है। अरे लेटर यानी ऐसे पीछे वाले, सो इट एग्जैक्ट मेरे को भी याद रिसेप, हां हां भाई वो देते हैं रेगुलर वैन 81 है रे क्वेश्चन का अपन सी भी चेक करते हैं में यूज करते हैं, है नहीं क्लास 2 में जो एग्जाम में ऑप्शन में करते हैं कौन सा लेट होगी टाइम न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें ये तो प्रूफ के बेसिस पे रखा गया है, तो क्या हो सकता है ये बात है, ठीक है। तो वी को वेरी गुड आफ्टरनून, हां वापस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे ये भी तो पूछ रहे होंगे बेचारे, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। आपका भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई इस पेपर में, कोई गलत लगे आंसर हो लगे, ठीक है भाई, ठीक है। फिर देखो कल विटामिन बी 12 कंप्लीट हो चुका है, आज अपन विटामिन सी को कंप्लीट करेंगे, देन आपके मिनरल स्टार्ट करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड, तो सबसे पहला तो आपका ये एमसीक्यू बनता है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके बाद में विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन पूछा जाता है आपसे, तो मेन फंक्शन होता है जो Fe+3 होता है फेरिक, इसको फेरस में कन्वर्ट करता है Fe+2 में, और ये फेरस आयरन की कौन सी फॉर्म होती है जो अपने ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होती है, ड्यूडेनम में क्या होती है एब्जॉर्ब होती है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड ये बनता है कि मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन सी का, तो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से फेरस वो फॉर्म होती है जो क्या होती है डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है। फिर अगला एमसीक्यू बनता है कि आयरन एब्जॉर्ब कहां होता है, आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट इसका फंक्शन हो जाता है कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशन। और अगेन कोलेजन फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुंड हीलिंग के लिए क्या चाहिए होता है कोलेजन, वुंड हीलिंग के लिए क्या चाहिए होता है कोलेजन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर किसी पेशेंट की वुंड हीलिंग को प्रमोट करना है तो किस टाइप की डाइट देंगे, हाई विटामिन सी, हाई विटामिन सी। तो ये अगेन एमसीक्यू आता है विटामिन सी डाइट इन द वुंड हीलिंग पेशेंट। फिर अगेन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है अपनी बॉडी में, मैक्सिमम या मोस्ट एब्ंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, एल्बुमिन, एनीवन, मोस्ट एब्ंडेंट प्रोटीन होती है कोलेजन। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट एब्ंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा, तो एल्बुमिन, ठीक है ना। हाँ तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो एल्बुमिन होती है, 3.5 से 4.5 5.5 के समथिंग होती है, ठीक है ना। बट अगर पूछा जाए मोस्ट एब्ंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोलेजन। और ये कोलेजन प्रोटीन किससे बनती है, विटामिन सी से बनती है। फिर पूछा जाता है कि वुंड हीलिंग में कौन से प्रोटीन का रोल होता है, कोलेजन का रोल होता है। फिर पूछा जाता है कि वुंड हीलिंग में कनेक्टिव टिश्यू बनाने का काम भी कौन करती है, विटामिन सी करती है। तो एक तो वुंड हीलिंग में अपन विटामिन सी देते हैं। आयरन के एब्जॉर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आपका कि आयरन का एब्जॉर्ब करवाना है तो कौन सी विटामिन देंगे, अपन विटामिन सी देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इसका फंक्शन ड्यूडेनम में याद रखना, अभी क्वेश्चन आया था कि आयरन का अब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, ड्यूडेनम में होता है। B12 का याद रखना टर्मिनल इलियम में
होता है, क्रॉस डिजीज मोस्ट कॉमन अफेक्ट करती है टर्मिनल इलियम को, ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होती है, कौन कौन सी होती है भाई? एसी इनहिबिटर, यस। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट नेचर की भी होती है, ये भी इसका मेन फंक्शन होता है। अगर एसी आपसे पूछे तो ये तो विटामिन सी होगी। इसके अलावा हाँ कोई पूछा जाएगा? हाँ ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में मेन इंपॉर्टेंट आती है, सबको पता है कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। बट यहाँ से आजकल क्वेश्चन नहीं आता, ये तो उनके आता है जनरल साइंस वालों के, ठीक है। जो जनरल साइंस के जिसके एमसीक्यू आते हैं उनमें आता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। लेकिन आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर क्या क्वेश्चन आएगा कि स्कर्वी में क्या क्या देखने को मिलता है? तो स्कर्वी मेनली एक तो इन्फेंट में होती है, उसको अपन इन्फेंटाइल स्कर्वी बोलते हैं, और एडल्ट में होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एडल्ट स्कर्वी बोलते हैं। तो दोनों में सिम्टम लगभग सेम है, एक को छोड़कर, ठीक है। तो इन्फेंट में क्या होती है? अपन बोल सकते हैं स्पंजी और ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, दोनों में सेम होते हैं। गम से ब्लीडिंग होती है बिल्कुल स्पंजी, यानी स्पंज जानते हो, दबाते हो फिर बिल्कुल मुलायम, तो सेम वैसे गम्स हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं और ब्लीडिंग गम्स होते हैं, दोनों में सेम देखने को मिलता है। इसके अलावा हाँ रियाचिटिक रोजरी कहाँ पे बता था? विटामिन डी की कमी से रिकेश में मोतियों की माला बताया था मैंने, ठीक है। तो वहां पे रियाचिटिक रोजरी देखने को मिलता है विटामिन सी की वजह से। बट यहाँ बच्चों में विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है स्क्लेरोटिक, कौन सा? स्क्लेरोटिक रोजरी। इसमें क्या होता है, जो जैसे अपनी रिप्स होती है, बच्चे की रिप्स होती है ना, ये रिप्स बीच बीच में से क्या होती है? अंदर धस जाती है यहाँ पे, ठीक है। बीच बीच में से अंदर धस जाती है। ये एडल्ट में नहीं देखने को मिलता, केवल किसमें देखने को मिलता है? बच्चों में। ये इसका यूनिक फीचर है। बाकी वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी, अगर आपसे पूछे तो वुंड हीलिंग क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड वेसल्स वीक हो जाएगी, क्यों भाई? मेल किससे बनती है ब्लड वेसल्स? कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू से। और विटामिन सी तो क्या बना रहा है? कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली इसकी डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसके सोर्स की, तो किसमें पाया जाता है विटामिन सी? सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट से, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवला में, ये तो सबको पता है। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक कोई अदर सोर्स होता है जिसमें सब खूब पाया जाता है, केरुंदा। हाँ गूजबेरी को केरुंदा बोलते हैं ना, गूजबेरी। केरुंदा सुना सबने? केरुंदा की सब्जी कितना कड़वा होता है, कड़वा यानी सिट्रस फ्रूट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गूजबेरी। अरे यहाँ वालों ने तो समझ केरुंदा नहीं देखा तो क्या देखा राजस्थान में? फिर यहाँ आसपास में नींबू, लेमन होता है, नींबू वैसा पौधा होता है लगभग, ठीक है। और उसके क्या लगते हैं? केरुंदे लगते हैं, उसको बोलते हैं गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी। क्या बोलते हैं? इंडियन गूजबेरी। तो आप सोचते हो गूजबेरी रखोगे, याद रखोगे, पता नहीं, वो तो मेरे घर में खड़ा है, लगभग मिल जाता है। जैसे भाई लगभग घर में लेमन का पौधा होता है ना, उसी प्रकार केरुंदा का पौधा भी होता है, उसी को बोलते हैं इंडियन गूजबेरी, केरुंदा, ठीक है। आ जाएंगे अभी, आ जाएंगे सभी। तो सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का केरुंदा। हाँ बाकी ये देख लो एक बार। सबसे पहले 1932 में डिस्कस किया था वोगन किंग ने। फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल विटामिन होते हैं, हिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? विटामिन सी। बट वाटर सोल्यूबल पूछे तो दोनों होती है, बी एंड सी। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने ऐड किया, मोस्ट वाटर सोल्यूबल, मोस्ट, ठीक है ना। बी सी बोथ आर वाटर सोल्यूबल, बट मोस्ट वाटर सोल्यूबल पूछे तो राइट आंसर इज दी सी। फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लिख लो। तो बहुत हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल अपने फ्री पेपर्स होते हैं, पता नहीं याद करते हैं, उनको मेहनत करते हैं फालतू की, ठीक है। तो बिल्कुल लगभग काफी वर्ड इसमें नहीं आएंगे, उसको बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में अपन पढ़ेंगे। आप राजस्थान से नहीं हो गया? हाँ यहाँ एक पौधा होता है, नींबू के जैसा ही होता है, ठीक है। होता तो आपके भी होता होगा। अरे आमला तो सब जानते हैं, गूजबेरी बोलते हैं केरुंदे को, उसको है? आंवला को और केरुंदा को भी बोलते हैं, जो सिट्रस फ्रूट आता है ना, मैंने देखा देखिए हम इसलिए बोला, ठीक है। आंवला और उसको भी बोलते हैं इंडियन, इंडियन लगे आगे, इंडियन गूजबेरी केरुंदा। आपने देखा नहीं होगा, मैं देखे आया हूँ उसमें। दो जगह आएगा, एक वर्ड आएगा आपके रागी, एक होता है फिंगर मिलेट्स, आगे केरुंदा छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, वही होता है। आगे ना मैं बता रहा हूँ, तो है इंडियन गूजबेरी, एक केरुंदा होता है अपने, और बिल्कुल एकदम खट्टा होता है, सिट्रस होता है ना, आंवला से भी ज्यादा उसमें क्या होती है? विटामिन सी होती है, यस। हाँ है क्या? केरी, केरी सर, खाट केरी सर का तो नहीं पता। अच्छा है, हाँ देखो कई बार सिनोनिमस होते हैं ना, सेम वर्ड भी होता है, ठीक है। तो हाँ हो सकता है उसको भी, ठीक है। तो याद रखना गूजबेरी, आंवला, ठीक है, ये लिख लो भाई। एक दो वर्ड और आएंगे बिल्कुल अपने। एक रागी, रागी का मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन उसमें आज देखा तो पता चला। यहाँ पर उसको बाजरी, बाजरी बाजरा अलग होता है, बाजरी अलग होती है, होता है ना। एक बाजरा होता है, एक बाजरी होती है, इधर तो मिलेट्स तो बाजरा होता है, उसको बोलते हैं फिंगर मिलेट्स, रागी को, ठीक है। तो मैंने कहा ये रागी कहाँ से आ गई, तो फिर थोड़ा सर्च किया, तो कि बाजरा सेम बाजरा ही बोल सकते हैं, बस उसमें फर्क ये है कि बाजरे से थोड़ा क्या होता है, दाने उसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, ग्रेन्स, ठीक है। हाँ मोबाइल निकालो मुझे, क्या रागी? हाँ रागी छोटा बाजरा बोलते हैं उसको, छोटा बाजरा, पेड़ भी छोटा होता है, उसका ग्रेन्स भी छोटा होता है, वो होता है रागी, ठीक है। इधर से अपने जैसलमेर साइड में ज्यादा तो वो होती है रागी, ठीक है, छोटा बाजरा बोलते हैं उसको, फिंगर मिलेट। तो लिखो भाई, लिख लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो ये मोस्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन सी, बाकी वाटर सोल्यूबल दोनों होती है, बी और सी, ठीक है। ये लिख लो आप सोर्स विटामिन सी के। तो सबसे मेन सोर्स तो होता है आंवला, इंडियन ग्रोसबेरी, ठीक है। केरुंदा बोल सकते हैं अपन, एकदम खट्टा होता है, कड़वा होता है, उसमें उतना ज्यादा क्या होता है? विटामिन सी होता है। गवार यानी अमरूद, अब आप बोलोगे लाइम, लीमन को लाइम बोलते हैं, सेम ही होता है, पर क्या होता है? दो टाइप के लेमन देखे होंगे आपने, एक का जो छिलका होता है बहुत मोटा होता है, एक का बिल्कुल पतला होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं पेपर लेमन, पेपर लेमन। तो फिर क्या हुआ, उसका छिलका बिल्कुल क्या
छोटा होता है, ठीक है। ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, ड्रमस्टिक और केबेज, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला और इंडियन ग्रोसबेरी, ठीक है, ये नोट कर लेना। हालांकि सीधा इतना क्वेश्चन आता नहीं, आंवला का तो नहीं आएगा क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नोट सेट के पेपर में तो कम ही बनता है, ठीक है, बट ग्रोसबेरी का पूछा जा सकता है। बाकी इनडायरेक्टली तो पूछेंगे कि आयरन की टेबलेट चल रही है, आयरन चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, वुंड हीलिंग हो रही है, अल्सर है, ऐसा कोई भी पूछे तो विटामिन सी करके आना है। कोलेजन के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, कनेक्टिव टिश्यू के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखा है कि ड्रमस्टिक है, हाँ है, इसकी क्या आपके खूब होते हैं, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। कहीं हिमाचल साइड से तो नहीं हो? उत्तराखंड हिमाचल, क्योंकि मैं तो रहा हूं ना 2 साल, इसलिए पता भाई ऋषिकेश में। भाई जड़ी बूटियां पौधे फल वो तो ज्यादा उधर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम हमें भी नहीं पता था क्या क्या होते हैं भाई। अब से है ना, लो लिखो ये आज देखो विटामिन और मिनरल्स अपन ज्यादातर यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लिख लिया सभी ने? अरे यार देखो इसको बॉक्स में डाल लो, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इसका इस स्लाइड में, ये लिख लो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, वरना नहीं आएगा, इतना बोलो और क्या बोला आपको, ठीक है। हाँ लिख लिया ना, ठीक है। बाकी ये जरूर पता होना चाहिए आपको, इसमें एक वर्ड और नहीं है, क्या नहीं है, ग्रेप्स। अब ये पता होना चाहिए आपको कि इनमें विटामिन सी होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछता ये है, जैसे लेमन का, ऑरेंज का, अलग अलग वे में ऐसे पूछा है कि आयरन टेबलेट चल रही है तो आपको किसके साथ में देनी है, तो लेमन जूस आ गया, ऑरेंज जूस आ गया, तो डायरेक्ट तो नहीं पूछा, इंडायरेक्ट तो बन सकता है ना, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। और ग्रेप्स का क्या आता है? ग्रेप्स का आता है अगर किसी पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया होगा सडन, पेशेंट अपने घर में है, हॉस्पिटल में तो नहीं है, तो आप इमरजेंसी में पोस्टेड हो, आपके पास फोन आता है और जो लक्षण बताते हैं उसे लगा कि पेशेंट की डायबिटीज हिस्ट्री थी और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, तो आप तुरंत उसको क्या एडवाइस देना, आपको चीनी घोल के पिलानी है, तो ग्रेप्स जूस देना है। हाँ भाई, बिकॉज ग्रेप्स में डायरेक्ट क्या पाया जाएगा, फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज इज मोनोसेकेराइड। बट अगर आप उसको शुगर दोगे यानी सुक्रोज, सुक्रोज तो ऑलरेडी क्या है, डाइसेकेराइड, तो इसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, और उसके ऑलरेडी क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो उस केस में अपन डायरेक्ट उसको क्या देंगे, मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड तो ग्रेप्स ही है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों आएंगे कि उसको चीनी पिलानी है घोल के या डायरेक्ट ग्रेप्स जूस देना है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेप जूस, बिकॉज दिस कंटेन मोनोसेकेराइड फ्रुक्टोज, बट सुक्रोज कंटेन डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनेगा तो टाइम लगेगा, बट डायरेक्ट अगर आप ये दोगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेप्स का वर्ड आया तो मैंने इसलिए बता दिया, क्योंकि ग्रेप्स में बहुत अच्छी खासी मात्रा में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, मोनोसेकेराइड होता है, तो वो भी थोड़ा याद रखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आरडी देख लो, इसका आरडी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी जरूरी होती है, अडल्ट में तो 40 टू 50 mg पर डे के हिसाब से देते हैं, प्रेगनेंसी में 60 mg पर डे देते हैं, और लैक्टेशन में 80 mg पर डे के हिसाब से देते हैं, और आप समझ पा रहे होंगे यहाँ ज्यादा क्यों देनी जा रही, आयरन के अवशोषण के लिए, वही तो मेन रोल यहाँ पे, बाकी रोल भी है बट मेन रोल वो भी यहाँ विटामिन सी का है, यस। तो इसलिए अपन अच्छी खासी मात्रा में क्या देते हैं, विटामिन सी देते हैं, और चाइल्ड में फिर 30 टू 40 mg पर डे, 30 टू 40 mg पर डे, और इसकी डिफिशियंसी में एनीमिया भी ऐड कर लेना, और एनीमिया भी कैसा होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, क्योंकि किसकी कमी से होगा एनीमिया, आयरन की कमी से, तो वही होगा ना। अब आपसे पूछ ले कि विटामिन सी की कमी से देखा जाता है और ऑप्शन में एनीमिया, तो आप एक बार सोचोगे यार एनीमिया थोड़ी हो सकता है ना भाई, आयरन काम ही नहीं आ रहा, फिर पूछा जाता है कौन सा एनीमिया हो सकता है, तो जो आयरन डिफिशियंसी वाला वही तो होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी बातें अपने को उस वे में याद रखनी है, क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे थोड़ी समझ में रहनी चाहिए अपने, ठीक है। लिख लिया आरडीए, इसके बाद में फंक्शन देख लो, कोलेजन सिंथेसिस, और ऐड कर लेना भाई मोस्ट एब्ंडेंट प्रोटीन इन बॉडी, कोलेजन प्रोटीन, और कौन सी सेल बना रही थी कोलेजन है, फाइब्रोब्लास्ट, पढ़ा था ना, अरे व्हाइट कोलेजन और येलो कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट सेल इंटरमेडिएट सिस्टम में, कोलगेट बताया था, कोलेजन में कोलगेट, ठीक है। हाँ इलास्टिन होते हैं येलो कलर के, येलो फाइबर, कोलेजन इज व्हाइट फाइबर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाती है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कहां पे होता है, ड्यूडेनम में, भाई ये तो इसका फंक्शन हो गया विटामिन सी का, बट होता कहां है वो नोट करके लिख लो, तो आयरन एब्जॉर्ब इन ड्यूडेनम, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, और किस फॉर्म में, फेरस, ये 3 4 नाम याद रखना है, तो फेरस, ठीक है, एक फेरिटिन, एक ट्रांसफेरिटिन, अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एमसीक्यू आते हैं, तो फेरस कौन सी फॉर्म होती है आयरन की, एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, फेरिटिन कौन सी फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है, इसीलिए जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो कौन सा टेस्ट करते हो आप, सीरम फेरिटिन लेवल चेक करते हो, यस सीरम फेरिटिन लेवल चेक करते हैं, तो लिख लेना, कहीं पे भी तो लिखा होगा फिर भी ऐड कर लो, तो सीरम फेरिटिन लेवल अपन चेक करते हैं किसके लिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है, और ट्रांसफेरिटिन नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट, आयरन की फॉर्म जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसफेरिटिन, ऑप्शन में दोनों आते हैं और दोनों कंफ्यूजन में ले जाते हैं अपने को कि या ट्रांसफेरिटिन होगा या फेरिटिन, तो अगर आपको पता है कि जो स्टोरेज फॉर्म उसका पता लगाना है कि आयरन स्टोर बॉडी में है या नहीं है, अगर ये कम आ रहा है इन द सेंस बॉडी में आयरन है ही नहीं, तो अपने आप क्या हो जाएगा पेशेंट के, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, तो अपन उसमें ट्रांसफेरिटिन ओ सॉरी सीरम फेरिटिन लेवल चेक करते हैं, तो तीनों याद रखना, ठीक है। और जो डाइट में लेते हो कौन सा होता है, फेरिक होता है, डाइट में भी लिख लो फेरिक, फेरिक कौन सा होता है, डाइट्री, डाइट्री आयरन फेरिक होता है, स्टोमक में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट करता है और एस्कॉर्बिक एसिड कन्वर्ट करता है उसमें फेरस में, फिर जाता है ब्लड में, ब्लड में जाके लीवर में स्टोर होता है, और स्टोर होता है उसको फेरस बोलते हैं, सोरा फेरिटिन बोलते हैं, और उसके बाद में वहां से जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिटिन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या होता है वुंड हीलिंग में, तो ऐड कर लेना विटामिन सी प्लस जिंक प्लस प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, ये सभी वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बर्न के पेशेंट के लिए बेस्ट डाइट कौन सी होगी, तो बस सोचने वाली बात थोड़ी है, घाव हुआ वहां पे वुंड हुआ है तो ये डाइट क्या होगी उसके लिए बेस्ट होगी, ठीक है ना। आप सोचोगे नया क्वेश्चन आगे नहीं है, भाई उसने वुंड की जगह क्या चेंज किया, बर्न, तो अपने को पता है बर्न में भी तो क्या हो रहा है, वुंड तो हो रहा है, क्या उसने बोल दिया बेड सोर, तो क्या सोचने वाली बात है, वही तो वुंड है, ठीक है। तो चीजें थोड़ी समझने की जरूरत होती है, बाकी आती वही है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल को क्या करता है, बॉडी से न्यूट्रलाइज करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट में एसी रख लो तीनों, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। और टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, उसका मेटाबॉलिज्म भी करवाता है विटामिन सी, तो ये भी आप लिख सकते हो, टायरोसिन का क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। और मोनोएमिन ऑक्साइडेज आ रहा है क्या, याद आ रहा है, हाँ, नो सेट का क्वेश्चन है, अगर किसी पेशेंट के मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर चल रही है, लिख लो यहीं अवॉइड विद मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर का ड्रग चल रही है, तो क्योंकि दिस वन इज ए प्रिक्यूrsor ऑफ द मोनोएमिन, यस, एमिन्स का क्या है, एमिन्स का क्या है, प्रिक्यूrsor है, तो एक तो अपन उधर से रोक रहे हैं, एमिन्स का लेवल बढ़ा रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन रोक रहे हैं, और एक इधर से भी दे रहे हो, बाहर से भी टायरोसिन, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। और यही कारण है कि जिस पेशेंट के मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर ड्रग चलती है उसको टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं दिया जाता है, और ये मेनली किसमें पाया जाता है, बियर में, रेड मीट में, चीज में, इनमें मोस्ट कॉमन मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर सभी है, तो हिट कर लेना भाई, चाहे कहीं पढ़ा हो आपने, बट इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं तो कह रहा हूं हिट कर लो, क्वेश्चन तो कहीं पे भी आ सकता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, इंपॉर्टेंट इसलिए, ठीक है, देख लिया, क्योंकि हो सकता है एक बार पढ़ी वो याद हो या नहीं हो, लेकिन बार बार ये चीजें आपको रिवाइज होगी ना, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक ही पल्ले, ठीक है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, पीछे भी बताया था, आपको याद है नहीं मेरे को है, कहाँ बताया था, एमिनो एसिड में, जब पढ़ा था अपने एमिनो एसिड प्रोटीन, ठीक है, फिर भी याद नहीं है किसी को, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, तो एक बार अगेन और बता देते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाकी तो नहीं बताया मैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताना आपको जरूरी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डिफिशियंसी, स्कोरी का दूसरा नाम क्या होता है, स्कोरबेटस, और इसी के ऊपर नाम पड़ा है जो अभी बताया था मैंने आपको, रोजरी, स्कोरबिटिक रोजरी, स्कोरबिटिक रोजरी किसके ऊपर नाम पड़ा है, इसके ऊपर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज है, इसको ऑप्शन में नहीं, क्या आ सकता है, स्कोरबेटस, स्कोरबेटस, ठीक है, और स्कोरबेटस ही नाम पड़ा है स्कोरबिटिक रोजरी। नेक्स्ट, स्पंजी गम और ब्लीडिंग गम हो जाता है, जिसको ब्रूसिंग बोलते हैं अपन, लूज टीथ हो जाते हैं, एचिंग स्वेलो, दर्द होता है, एचिंग दर्द, और स्वेलो जॉइंट्स, क्यों किसकी कमी हो रही है जॉइंट्स में, कोलेजन की, अरे कोलेजन की कमी हो रही है ना, इसलिए जो जॉइंट्स में क्या होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, एनीमिया हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट में क्या हो जाएगी, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, फटीग हो सकता है, फटीग क्यों हो रहा है भाई, बिल्कुल, एनीमिया का फर्स्ट साइन क्या है, फटीग, अरे एनीमिया का अगली साइन क्या होता है, फटीग, तो एनीमिया तो इसलिए क्या होगी, पेशेंट को फटीग होगी, वीकनेस होगी। इसके अलावा इसमें 4H भी देखने को मिलते हैं, हेमरेज हो रहा था, बिल्कुल हेमरेज यहाँ पे भी साइन हो गया, हाइपरकेरेटोसिस होता है, स्किन है उसमें एक्सेसिव केराटिनाइजेशन देखने को मिलता है इसकी कमी से, हेमेटोलॉजिक एब्नॉर्मलिटीज हो रही है बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द आयरन, और हाइपोकोंड्रियासिस, देखो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी हो रहा है, 4D में भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है, हाइपोकोंड्रियासिस तो जानते हो ना, बीमारी नहीं है फिर भी बंदा मान लेता है, सोच लेता है कि मेरी बीमारी है, ठीक है। और एक इतनी बड़ी फाइल हो जाती है, कभी फिजिशियन चेंज करता है, हॉस्पिटल चेंज करता है, बार बार डिपार्टमेंट चेंज करता है, तो ऐसे करके उसको क्या बोलते हैं फिर इतनी मोटी फाइल को, हाँ, डॉक्टर शॉपिंग, ठीक है। और एक नाम और है ना, पिग ऐसा कुछ, या दो टर्म है ना, पिग बोन कुछ ऐसा नाम है ना, हाँ, वो भी उसके लिए यूज करते हैं, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टर्म होती है हाइपोकोंड्रियासिस। पेशेंट पे कोई वैसे देखे तो कोई बीमारी नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन करते तो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन उसके एक भ्रम हो जाता है, डेल्यूजन हो जाता है कि मेरे कोई डिजीज या बीमारी है, तो बार बार हॉस्पिटल जाता है, वो डॉक्टर को दिखाता है, जांच होती है, कुछ नहीं है, तो डॉक्टर दूसरे के पास चला जाता है, फिर वहां पे भी नहीं आएगा, कुछ है नहीं तो कैसे आएगा, फिर तीसरे के पास, और जो डॉक्टर समझ आता है उसकी साइकोलॉजी, वो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव बता के ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं, प्लेसिबो थेरेपी, बट भाई उसको पता है इसके कुछ है नहीं, बट इसका हाइपोकोंड्रियासिस है, तो उसको फिर क्या देते हैं, वो मल्टीविटामिन की टेबलेट दे देते हैं, वो भी खुश, नुकसान भी नहीं, उसको बोलते हैं प्लेसिबो थेरेपी, देना जरूरी होना तो रुकेगा नहीं वो, ठीक है, ये होता है, तो हाइपोकोंड्रियासिस भी इसमें हो सकता है, तो 4H लिख लेना, ठीक है, हेमरेजिक हो जाए, केरेटोसिस, हेमेटोलॉजिक एब्नॉर्मलिटी, हाइपोकोंड्रियासिस, ठीक है, किसका आया था क्या, अपने इसमें था, हाँ हो सकता है, होगा, था ना, हाँ, तो बिल्कुल, तो ये तो बता दिया ना आपने, वैसे पढ़ी रखा है साइकियाट्रिक में हाइपोकोंड्रियासिस, ठीक है, हाँ, इन्फेंटाइल स्करी, इसमें बाकी सेम होते हैं, ये अलग होता है, स्कोरबिटिक, ये इसी से नाम पड़ा है इसको, स्कोरबिटिक रोजरी, और वहां था रियाचिक रोजरी, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, और ये किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, वहां हो रहे थे टेलीग्राम में हो रहे थे 4D, विटामिन सी में हो रहे हैं 4H, ठीक है, ये थोड़ा आप याद रख सकते हो, लिख लो, इसकी इमेज तो है नहीं, वरना मैं दिखा देता आपको, फिर भी जब पढ़ते टाइम देख सकते हो, आजकल गूगल बाबा ऐसा कुछ, ठीक है, तो सर्च करो तो इसकी इमेज आएगी, थोड़ा आपको आसानी से याद हो जाएगा। रोजरी का मीन्स होता है माला, तो इसमें जो अपने जैसे वो होती है ना बच्चे की, वो क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है, तो एक माला बन जाएगी, सही है ना, तो उसको अपन नाम देते हैं रोजरी, और वहां क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, साइड का फर्क होता है, ठीक है, ये कॉर्नर ऑफ द रिब्स होता है। नेक्स्ट लिखो, अडल्ट में सेम होता है, ये दो टाइप होते हैं किसके, स्क्रू के, और बेरी बेरी के तीन टाइप थे, वेट, ड्राई और इन्फेंटाइल, यहाँ पे दो है, ठीक है, सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, हाँ ये लिखो आप,
विटामिन सी कंप्लीट हो गया भाई। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एमसीक्यू आते हैं, एक केस में क्या एब्सेंट होता है, किसकी लेक होती है, किसकी कमी होती है, ठीक है, वो लिख लिया ना पीछे वाला। तो अपनी विटामिन कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, एक बार वेट करना है, ठीक है, वो लिख लो आप, ये लिख लो कंप्लीट है, विटामिन सी यहाँ लगभग कंप्लीट हो गई, फेट सोल्यूबल विटामिन हो गई और वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गई अपने। अगर आपसे पूछे मेनली वाटर सोल्यूबल में स्टेबल सेंसिटिव कौन सी होती है, मेनली विटामिन सी याद रखना। इसके अलावा मोस्ट वाटर सोल्यूबल भी विटामिन सी होती है। बाकी तो सबको पता है आयरन, इसका आयरन अब्सॉर्प्शन में मेन काम होता है, और विटामिन डी का कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी12 में होता है। बस चीजें यही है, बार-बार रिपीट करो, आपकी याद हो जाएगी और बस काम बन जाएगा, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो नई चीजें आने वाली होती है, बट यही याद होती नहीं, दिख तो यार है ना, है। हाँ, तो बार-बार पढ़ो, मेन चीजें लिखो, बाकी फालतू का जो एक्स्ट्रा कचरा है वो मत फटा करो। जैसे अपने यहाँ पे 4-5 लाइन पढ़ी है, 5 में से कम 10 लाइन ऐसी होगी जो क्रीम है, वही आती है बस, लेकिन वो तो अपने क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ो, ये होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है, लिख लिया होगा तो। हाँ, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आता है कि किस में किसकी कमी होती है, लेक होती है। तो मिल्क के अंदर किसकी कमी होती है, आयरन की, और विटामिन सी दोनों की कमी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आयरन और विटामिन सी की डिफिशियंसी देखने को मिलती है विटामिन, सॉरी किसके अंदर, मिल्क। अब पता चलेगा मिल्क की जगह डेयरी प्रोडक्ट दे दिया, अरे डेयरी प्रोडक्ट भी किससे बनते हैं, अरे पहले तो दूध ही आएगा ना, फिर दूध से बनेंगे। तो कोई चीज अगर दूध में नहीं है तो घी में या दही में कहां से आएगी भाई, नहीं आ सकती ना। अब पता चले क्वेश्चन में डेयरी प्रोडक्ट देके आपसे पूछ लिया यार, आप तो फिर कि ये तो नई चीज आ गई, नहीं कहां से है भाई वो, अपने दिमाग ने थोड़ा काम नहीं किया और चीज तो पुरानी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ साथ, मिल्क की जगह डेयरी प्रोडक्ट देते हो, सेम कहानी है, ठीक है। एक जिसको अपन बायोलॉजिकल रेफरेंस लिखा हुआ है सबके, नई चीज नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। एक तो बायोलॉजिकल रेफरेंस प्रोटीन जिससे एनपीओ सबसे नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन 96% सबसे ज्यादा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाई जाती। फिर भी इसका एक क्वेश्चन आता है कि कौन से फूड से एनर्जी नहीं मिलती, ऑप्शन में एक होता है विटामिन होती है, तो कौन सा करके आना है, एक, और किसका आंसर एक, क्वेश्चन तो समझ गए ना, कि किस फूड से, फूड आइटम से एनर्जी नहीं मिलती है। ऑप्शन दो तो कट गए, दो है, दो कौन से बचे, एक और विटामिन, कंफर्म, बिल्कुल। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फैट तो होती है ना, तो फैट कैलोरी एनर्जी तो देती है ना, तो अंडे से एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता फिर भी एनर्जी मिलती है क्योंकि फैट तो होता है, तो राइट आंसर क्या कर जाएंगे, विटामिन। तो कभी कभी ज्यादा पढ़ते तो नुकसान ऐसे हो जाता है क्योंकि पूरा नहीं पढ़ा, गड़बड़ अपनी थी क्या, कि कंप्लीट उसको नहीं समझा पड़ा, ठीक है। तो इसलिए पहले बता देना क्वेश्चन आर का, इसलिए आपको बताना पड़ा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, पढ़ के चले जाते हो, फिर क्वेश्चन आता है गड़बड़ करके आ जाते हो, तो लेकिन फिर तो अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो एनर्जी तो मिलेगी, ठीक है। मेज, मेज में ट्रिप्टोफैन की कमी होती है अगर एमिनो एसिड पूछे तो तीन क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके, कि मेज के अंदर किसकी कमी होती है, एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन की। फिर पूछा जा सकता है कि नियासिन का प्रीक्यूrsor कौन सा एमिनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। फिर पूछा जा सकता है कि अगर किसी मेज ईटिंग जो बंदा केवल मेज का यूज कर रहा है उसमें किसकी कमी हो सकती है, तो ट्रिप्टोफैन की कमी होगी, तो किसकी कमी हो जाएगी, नियासिन की, और नियासिन की अगर कमी होगी तो उसको अपन पेलेग्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो बात एक ही हुई ना, तो ये प्रीक्यूrsor होता है नियासिन का, और 60 mg ट्रिप्टोफैन मेक 1 mg ऑफ द नियासिन, ठीक है। पल्सेज, पल्सेज के अंदर मिथ्योनिन की कमी होती है, इसके अलावा सिस्टीन, बोथ आर क्या, अमीनो एसिड, और दोनों की कमी देखने को मिलती है किसमें, पल्सेज में, ठीक है। प्रोटीन अच्छी खासी होती है, फिर भी देखो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इसलिए अपन ने एक को क्या बोला था, कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट थे, दालों में सभी एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको अपन एसेंशियल एमिनो कंप्लीट प्रोटीन नहीं बोल सकते, ठीक है। देन आपका आता है राइस, जिसमें लाइसिन की कमी होती है, थायमिन की कमी होती है, ग्लूटीन की कमी होती है। लाइसिन की तो कमी होती है तो एमिनो एसिड याद रखना, एसेंशियल एमिनो एसिड। थायमिन, विटामिन बी1 की भी कमी होती है, इसलिए कल क्या पढ़ा था अपने, राइस डिजीज, बेरी बेरी को पढ़ा था ना, क्यों, क्योंकि थायमिन की कमी हो जाएगी। और ग्लूटीन मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, सीलियक डिजीज वाले पेशेंट को अपन क्या देते हैं, पूछा जाता है, ठीक है, कि इंडियन कल्चर का अगर पेशेंट है जिसके सीलियक डिजीज डायग्नोज हुई है तो उसके लिए बेस्ट डाइट कौन सी रहेगी, राइस रहेगी, क्यों, ग्लूटीन की क्या इसमें डिफिशियंसी है, ग्लूटीन की क्या है डिफिशियंसी। अब मेरा मेन मकसद क्या है, क्योंकि आप राई और जो राइस आएगा ना वहां पे, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ इसलिए ऐड कर दिया भाई, कम से कम दोनों में से एक बात तो याद रहेगी आपको कि यार राइस में ग्लूटीन नहीं होती है, तो ये तो दे सकते हैं सिस्टिक वाले को, तो वहां आपका आर का मिस राई अपने आप आ जाएगा। अगर वहां बताते टाइम ध्यान नहीं दिया किसी कारणवश, तो यहाँ से आपका सही हो सकता है, क्योंकि उसने पूछा था बेस्ट डाइट फॉर दी सीलियक डिजीज, तो कौन सा होगा, राइस होगा, क्योंकि इसमें ग्लूटीन नहीं पाई जाती, और सीलियक डिजीज इसमें होती है जिसमें ग्लूटीन की एलर्जी होती है, ठीक है। तो तीनों बातें याद रखना, राइस डिजीज हो गया, थायमिन और ग्लूटीन की इसमें क्या होती है, लाइसिन, थायमिन और ग्लूटीन की कमी होती है। वेगन और वेजिटेबल्स किसकी कमी होगी, बी12 की। तो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वेजन है तो उस वेगन में किसकी कमी देखने को मिलेगी, बी12, इसलिए इसको अपन को क्या देना पड़ेगा, एनिमल सो देना पड़ेगा, वरना तो इसकी पूर्ति नहीं होगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें सीरियल्स, अब सीरियल्स में क्या जाते हैं अपने, वो आ जाते हैं राइस व्हीट, ये तो आते हैं सीरियल्स में। तो सीरियल्स में लाइसिन की कमी देखो उसमें, तो इसमें हो जाती है, ट्रिप्टोफैन की भी कमी होती है और थ्रियोनिन की भी कमी होती है, तो सीरियल्स में तीनों अमीनो एसिड की क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली मीट में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, इसलिए अगर कैल्शियम लेना है तो डेयरी प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, यस, हाँ। तो डेयरी प्रोडक्ट, या अपन रागी बोल सकते हैं, रागी में अच्छा खासा कैल्शियम होता है, तो रागी, फिंगर मिलेट, या क्या मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट बेस्ट सोर्स होते हैं किसके, किसके, कैल्शियम के। और मोस्ट एब्डोडेंट मिनरल इन बॉडी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, भाई जरूरी नहीं आया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरा भी हो सकता है ऑप्शन,
बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है? सोडियम के ऑप्शन में है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, फॉस्फोरस भी है? कैल्शियम, सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और उसी का सबसे ज्यादा हड्डियों में पाया जाता है। ये एम्स रायपुर ने पूछ लिया कुछ। मोस्ट एब्ंडेंट मिनरल इन बॉडी कैल्शियम, और ज्यादातर कैल्शियम कहाँ होता है? लेकिन आप क्या करते हो, प्रोटीन वाली बात आ जाती है, आप सीरम में पढ़ते हो यार इतना ही तो होता है कैल्शियम, ठीक है, तो ये तो केवल ब्लड प्लाज्मा में होता है, ये तो किसमें होता है? बाकी छुपा हुआ है वो तो बोन्स और टीथ के अंदर। अरे वो पीछे हंस रहा है एक बेटा, बेटा मस्त मजा आ रहा है उसको भी, सही है ना भाई? अपन ये तो मिस्टेक होती है अपने से, अपन क्या सीरम वाला तो याद अपने को, जैसे आपको एल्बुमिन प्रोटीन आती, बाकी बॉडी में भी तो कैल्शियम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में मिनरल होता है तो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2% बॉडी वेट का पार्ट बनाता है, ठीक है, तो कैल्शियम हुआ ना। और सेकंड एब्ंडेंट मिनरल, इसके बाद में दूसरा नंबर किसका है? क्योंकि ये भी पूछा जाता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जिप्पर वगैरह कोई एग्जाम होता है, जिप्पर 23 वहां पूछा था सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको पता फर्स्ट तो सबके वन पे, तो उसने क्या पूछ लिया सेकंड, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो अपने को पहले समझ के मान के चलना पड़ेगा, मान के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम बनता है। उसकी सोच को पहले समझना पड़ेगा क्या पूछ सकता है। फॉस्फोरस, वो भी नहीं सोचा होगा। कैल्शियम के बारे में सेकंड नंबर किसका आता है? फॉस्फोरस का आता है, वो भी कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में, ठीक है। चलो ये तो आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं मेरे तो यहाँ थोड़ा याद रखना, मीट में कैल्शियम नहीं होता है और फिश में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फिर भी एनर्जी मिलती है क्योंकि फैट होता है, ऑयल होता है, फिश ऑयल तो होता है, लिवर ऑयल, तो ऑयल तो फैट तो है उसमें, तो बिल्कुल ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है सभी, और याद भी रखना, लिखने से काम नहीं बनेगा, ये तो याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी वो कल लिखाई हुई चीजें, राइस की, मेज की, ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन, रेफरेंस प्रोटीन, कितनी बार क्या हुआ, हर चीज लिखाई हुई फिर भी रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन आपके इसमें फायदा ही है, इंपॉर्टेंट चीज रिपीट करूंगा, हर चीज पूरी तो नहीं पड़ा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, वो तो आपके कैसे तो याद होगी यार, सही है ना। हम्म, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून भाई। हाँ ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पर कौन से फूड आइटम में किसकी कमी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अलग, जैसे अगर आपको यहाँ पे आपने याद कर लिया मक्के में किसकी कमी होती है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना नियासिन का, कि पहले अगर आपको मैच ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, तो ये याद होगा तभी तो सही होगा आपका, ठीक है, तो इसलिए चीजें पढ़ना जरूरी है। लिख लिया, लिखो भाई, लिखो लिखो, बढ़िया सी सारणी बना लो बॉक्स में, ठीक है। हाँ लिख लिया, ठीक है, पीछे वाले, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ एक दो है जिनकी स्पीड मेरी तरह कम है लिखने की, है, लिख लिया, चलो ठीक ठीक, लिखना नहीं, याद भी रखना, ठीक है। अगेन एक सारणी हो रहा है भाई, ठीक है, और दोनों सारणी इंपॉर्टेंट है, अपन कह सकते हैं जो पढ़ा उसका सारांश है, केवल लास्ट में जो विटामिन और अपने सीरियल्स पढ़े उनका, ठीक है। तो इसमें कि कौन सा फूड आइटम है जो उसका बेस्ट सोर्स है, ये पढ़ ऑलरेडी अपन ने पढ़ी है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक साथ ऐड की है ताकि कम से कम ये चीजें तो ढंग से पढ़ लो आप, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ा उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हेलीबुट लिवर ऑयल सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए और विटामिन डी का, लेकिन ऑप्शन में अभी तक जो क्वेश्चन आया उसमें आया है कोड लिवर का, तो हेलीबुट के बाद में सेकंड कौन सा होता है? कोड लिवर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हेलीबुट ये प्रकार की फिश होती है, तो अब इसे आपको थोड़ा याद रहेगा कि फिश चाहे वो कोड लिवर हो चाहे कौन सा भी, ठीक है। तो अगर हेलीबुट का ऑप्शन में नहीं है तो कोड लिवर से करके आना है, ठीक है। तो हेलीबुट लिवर और कोड लिवर बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए और डी का। उसके बाद में इंडियन रोज बेरी आंवला और करूंगा जो भी बोलो, ये बेस्ट विटामिन सी का सोर्स होता है। सनफ्लावर कल ही बताया था आपको, कल परसों परसों बताया था विटामिन ए, तो ठीक है। तो सनफ्लावर किसका होता है? विटामिन ए का। और एसेंशियल फैटी एसिड उसमें चलो फूफा का बता दो, फूफा का क्या पढ़ा था? से फ्लोर, ठीक है, पढ़ा था ना 74 या 75% से फ्लोर से फूफा, ठीक है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड का पढ़ा था कोकोनट ऑयल, जो रूम टेंपरेचर पे क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड या सॉलिड हो जाता है, वो क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। एनिमल्स और कोकोनट, खोपड़े का तेल जम जाता है सर्दियों में परेशान, चलो आजकल तो सिंथेटिक आता है, आजकल तो सिंथेटिक आता है वो नहीं जमता है, यूज कर सकते हो आप स्किन के लिए या अपने हेयर के लिए, बट ओरिजिनल अगर खोपड़े के तेल की बात करो ना तो सर्दियों में आप लगा भी नहीं सकते उसको, नहीं लगा सकते ना, जम जाता हो, रूम टेंपरेचर पे सेमी सॉलिड या सॉलिड हो जाता है, तो वो हमेशा किसका बेस्ट सोर्स होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। गाय भैंस का घी देख लो, जम जाता है ना, यानी रूम टेंपरेचर पे क्या हो रहा है, तो इसे आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो ये हमेशा नुकसानदायक होता है शरीर के लिए, चाहे तो गाय भैंस का घी हो चाहे खोपड़े का तेल हो, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ाने का काम करता है बॉडी में। उधर क्या देख रहे हो, कोई खाते हैं क्या ज्यादा? उधर एक की तरफ देख रहे हो, उसका रूममेट हो गया होगा, ज्यादा यूज करते होंगे तो उसकी तरफ देख रहे हैं, होता है ना भाई। हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, सैचुरेटेड फैट को बैड फैट बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को अपन गुड फैट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, वो इसका लेवल बढ़ाता है बैड कोलेस्ट्रॉल का और ये कम करता है, ठीक है। जिंजरली सीड्स, सीसीएम यानी होता है अपना तिल, तिल का तार बनाना, पता नहीं मोहरा, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यस आया याद, हाँ तो तिल होता है सीसीएम। और एक चीज मेरे को और याद आ रही है, आपको याद आ रही है पढ़िए, एक तो एल शेप मास होता है, सी शेप मास, पता है, ओलाई शेप तो पहले की पढ़ते हैं, और ये सी शेप वाला कहां पढ़ते हैं? पढ़ते कहीं पे आता है इसकी अपीयरेंस है, सी शेप क्या बोलते हैं जो ये सॉसेज, यस हाँ ठीक है, लेकिन होता तिल है, ये पता है मेरे को, तिल होता है ना, हाँ ये किसमें पढ़ते हैं भाई, याद रख को, ओलाई वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जीआई पढ़ते वहां आपके, ठीक है, जीआई सिस्टम आता है अपने, दोनों शेप अपन जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें देखने को मिलता है, ओलाई वाला तो शायद पायलोरिक स्टोर में आता होगा, एक ऐसी शेप आता है उसमें तिल के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिंदली सीड सोर्स यानी तिल, ये विटामिन बी1 थायमिन का बेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट है सीप लिवर, सीप यानी बेड, ठीक है, सीप यानी
बेड, और बेड की लीवर से प्राप्त होता है विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। रागी, फिंगर मिलेट, रागी और जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, छोटी बाजरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डेयरी प्रोडक्ट दोनों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। पिस्ता, स्पिन, पिस्ता, ठीक है। पिस्ता तो देखा होगा, ठीक है। तो आयरन का बेस्ट सोर्स होता है पिस्ता, ठीक है। तो पिस्ता में सबसे बेस्ट क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्पीच, लेकिन स्पीच से भी बेस्ट करके आना भाई पिस्ता, ठीक है ना। पिस्ता अगर स्पीच और दोनों आ जाए तो पिस्ता सबसे बेस्ट करके आना है, ठीक है। चाहे उसके छोलने में जरूर ताकत के लिए नाखून खराब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स होता है पिस्ता। नेक्स्ट सेफ फ्लोर आ गया ना आपका, पूफा। पूफा सबसे ज्यादा होता है किसके अंदर, सेफ फ्लोर में। दूसरी बात, पूफा का ध्यान रखना, क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको अपन, क्योंकि ये क्या करता है, एचडीएल का लेवल बढ़ाता है, बढ़ाता है ना। हाँ, और सैचुरेटेड वाला क्या करता है, एलडीएल का लेवल बढ़ाता है, तो पूफा जरूर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोकोनट ऑयल 92% बढ़ाता है, सैचुरेटेड ऑयल, फैटी एसिड सॉरी, ठीक है। और पोटेशियम, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पोटेशियम का ड्राइड एप्रिकॉट तो होता है बेस्ट सोर्स, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो आता है बनाना, पोटेटो और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो अगर गलती से बेस्ट सोर्स आ जाए तो एप्रिकॉट करना ही है, अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो बनाना याद रखना, पोटेटो याद रखना, और स्ट्रॉबेरी याद रखना। तीनों बेस्ट सोर्स होते हैं किसके, पोटेशियम के, ठीक। ये लिख लो एक बार, बढ़िया। आपने मेन चीजों का सारांश आ गया, ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। ठीक है, तो इन दो स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना। बाकी तो एक बात तो सभी पढ़ने हैं, लेकिन ये याद होना जरूरी है अपने, ठीक है। जो बोलते हैं फूफा को फूफा, देखिए कितना याद है, मैं भी थोड़ा लिख रहे हैं तो बाकी लोग बता दो। पोली अनसैचुरेटेड, हाँ क्यों बोलते हैं भाई, है। हाँ वो तो फुल फॉर्म हो गई ना, बट क्यों बोलते हैं पोली, अरे बॉन्ड एक से ज्यादा होता है बस तो पोली बोल देते हैं, ठीक है ना। भाई मोनो अनसैचुरेटेड में एक ही बॉन्ड होता है, बट अगर एक से ज्यादा बॉन्ड वाले होते हैं उसको डायरेक्ट पोली बोलते हैं। डाई ट्राई टेट्रा नहीं बोलते, डायरेक्ट पोली बोल देते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, ठीक है आपस में। चलो लिख लो एक बार। इसके बाद में और भी काफी, एक डाइट पे मैंने डाइट मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। डाइट के एमसीक्यू आते हैं और स्पेशल डाइट अपन यहाँ लगभग मेंशन कर रखी है, हो गया। हाँ, जितना जल्दी लिखोगे उतना ही ठीक है, ज्यादा चीजें अपन देख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं मिनरल्स के बारे में, ठीक है। अभी हुए तो नहीं मिनरल्स आपके कहीं पे फंडामेंटल वगैरह में है, नहीं है ना, ठीक है, फिर आराम से पढ़ ले बढ़िया, ठीक है। क्योंकि मिनरल्स का क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड एंड, अब ईसीजी चेंजेस आएगा पोटेशियम से, तो मत बोलना कि मिनरल से नहीं था वो क्वेश्चन, था ना मिनरल से। हाँ, चाहे कैल्शियम से ईसीजी चेंजेस आए, वो भी किसका है, मिनरल्स का ही तो है, ठीक है। तो देखो भाई मिनरल्स के अंदर, मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी फ्लूइड और टिश्यू में पाए जाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ आवर टोटल बॉडी, टोटल बॉडी का 4% पार्ट मिनरल्स के द्वारा बना होता है। अब इनको अपन टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है मैक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो मिनरल्स, और सभी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये किसी की अगर कमी हो गई, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा, तो काम खराब कर सकता है, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स की बात करें, जो मोर देन 100 mg पर डे रिक्वायर होता है, उसको अपन किस में कंसीडर करते हैं, मैक्रो मिनरल्स में। और लेस देन 100 mg पर डे जिसका आरडी होता है, वो किस में आता है, हमेशा माइक्रो मिनरल में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेस देन 1 mg पर डे, उसको क्या बोलेंगे भाई, अरे बताए तो है, उसको माइक्रो, बहुत बढ़िया, आ गया वर्ड, हाँ ट्रांस माइक्रो मिनरल, यस उसको बोलेंगे अपन ट्रांस, सॉरी अल्ट्रा ट्रांस, हाँ अल्ट्रा ट्रांस माइक्रो मिनरल या ट्रांस, अल्ट्रा ट्रांस मिनरल या अल्ट्रा ट्रांस माइक्रो मिनरल, यस। इधर वाले केवल ट्रांस ही बोला था वर्ड, अल्ट्रा तो बाद में बोला, नहीं बोला था ना, तो केवल ट्रांस तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेस, ठीक है ना, ये गड़बड़ कर दोगे, माइक्रो या ट्रेस एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, वैसे अपन न्यूट्रिएंट में पढ़ते हैं ट्रेस न्यूट्रिएंट, उसमें माइक्रो वाला आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आता है अपना कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम, अभी लिखना मत, आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, फॉस्फोरस, फॉस्फेट आ गया, फॉस्फोरस आ गया, मैग्नीशियम, ये सभी किसमें आते हैं, ये मैक्रो में आते हैं, जो कम से कम 100 mg पर डे के हिसाब से इससे ज्यादा ही चाहिए होता है। बट अगर इसकी जगह आपसे पूछा जाए कॉपर, जिंक, आयोडीन, आयरन, ये सभी किसमें आते हैं, माइक्रो में आते हैं। ये 100 mg पर डे के इससे कम ही चाहिए होता है, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आगे लिख लेना स्लाइड से। अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन, यस। मेजर मिनरल या मैक्रो जैसे बनाता है मोर देन 100 mg पर डे, ठीक है। इसमें लिख लो आप कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और सल्फर, सल्फर भी इसी में आती है भाई, सल्फर भी इसी में आती है, ठीक है। मैं लिख लो, फिर मैं यहाँ एक छोटे से बॉक्स में एक चीज आपके लिए और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। वैसे वाटर भी पढ़ेंगे, बट पता नहीं वाटर तो अपने कब आएगा आगे, ठीक है। तब तक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बताना जरूरी है, जहां से एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। वाटर डिहाइड्रेशन वो भी सभी इसी में आता है अपने, लेकिन उससे पहले आपको ईसीएफ और आईसीएफ का पता होना चाहिए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए मोस्ट केटाइन कौन सा होता है ईसीएफ में या आईसीएफ में, मोस्ट एब्ंडेंट एनाइन कौन सा होता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा एमसीक्यू आता है, गड़बड़ हो जाती है अपने से, बट कोशिश करेंगे कि गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। पहले बता भी रखा होगा, मैं नमक का ऐसा कुछ बताया है, बताया क्या, नमक कहाँ ज्यादा होता है,
हाँ चलो, फिर भी अगर बताया हुआ है, अगर याद होता तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, एक बार और रिपीट करूंगा आपको, ठीक है। अपना ब्लड खून प्लाज्मा किसका एग्जांपल है? ईसीएफ या आईसीएफ? ईसीएफ। तो खून में हमेशा नमक ज्यादा होता है, अरे ब्लड प्लाज्मा में हमेशा नमक ज्यादा होता है ना? हाँ, तो बस फिर याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चलो लिख लो, इसके बाद में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से एमसीक्यू आता है और अपने साथ गड़बड़ी हो जाती है। ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार पढ़ते हैं, पढ़ी हुई होती है फिर भी गड़बड़ हो जाती है, और पछतावा इस बात का होता है कि यार पढ़ी हुई थी, बताई हुई थी, फिर भी गलत हो गई मेरी, होता है ना? हाँ, और फिर वो सीधा तीर लगता है। भाई नहीं पढ़ी हुई वो तो कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं ना, नहीं पढ़े हुए नहीं बताए हुए, तो वो तो आपके नहीं सबके गलत होंगे ऑल इंडिया में, या किसी के एक दो जिसने देख लिया गलती से तो सही हो सकता है एक दो का, उसका कम नहीं है, क्योंकि वो एक सीट से उसे नहीं रुकेगा आपका सिलेक्शन। लेकिन बताई हुई और पढ़ी हुई चीज फिर भी गलत करके आओगे ना, तो आपको बचाने वाला कौन है फिर? नहीं है ना फिर। हाँ, तो इसलिए चीजें आपको अगेन एंड अगेन बताना जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये चलो माइनर वाला ये भी लिख लो कि माइनर का बोलते हैं अपन, या ट्रेस का बोलते हैं जब लेस देन 100 mg पर डे रिक्वायर होता है, पर डे रिक्वायर भी लिख लो ना। पता चले ऑप्शन में आ जाए लेस देन 100 mg पर ml अवेलेबल होता है, क्या उसको बोलते हैं? तो गड़बड़ हो सकती है ना। देखो हर शब्द अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर शब्द अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब भी पढ़ते किसी भी चीज को तो कोशिश ये करनी है कि फूक फूक के पूरे पाओ, कि यहाँ से भी गलती नहीं हो जाए, यहाँ से भी। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हो ना आप, एनकेक्स पढ़ते थे हम, तो ये स्ट्रेटेजी थी कि हर एक वर्ड अपने आप इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वर्ड। एक बार पढ़ा, दोबारा जब पढ़ते तो भी नया वर्ड मिल रहा है, पता ना आपके साथ भी है। और तीसरी बार जब ट्यूशन आता है, पढ़े हुए में से वो भी गलत करके आते हैं, फिर आके देखते हैं कि यार ये से लिखा हुआ था, मैं तो पढ़ के गया फिर भी गड़बड़ गई। तो बैठने पहले भी उस हिसाब से पढ़ लेते हैं अपन। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि मेजर या मैक्रो मिनरल का बोल सकते हैं। अब ऑप्शन में आ जाए कि 100 mg पर लीटर या पर डीएल, क्या उसको बोलते हैं? इससे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं? नहीं, एक आरडीआर जिसका कितना होता है 100 mg पर डे होता है, या उससे ज्यादा होता है, उसको अपन किसमें कंसीडर करते हैं? इसमें, ठीक है। क्योंकि ऐसा सोडियम का आ चुका है ऑलरेडी, कितना कितना अवेलेबल होता है, तो यूनिट का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब बता देता हूं आपको थोड़ा उसमें ईसीएफ और आईसीएफ में, ठीक है। अब देखो, एक होता है ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल्स के, ये सेल है, इस सेल से बाहर पाया जाता है वो ईसीएफ में आता है। बाहर क्या क्या हो सकता है? ब्लड प्लाज्मा, सीएसएफ, ठीक है, ये सभी क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, साइनोवियल जॉइंट का जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल से बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे एमसीक्यू क्या आता है इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे? क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट एब्सोल्यूट केटाइन इन ईसीएफ, तो हमेशा क्या होता है? सोडियम Na प्लस, प्लस यानी केटाइन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एब्सोल्यूट एनाइन, तो क्या होता है? क्लोराइड। तो ये क्या हुआ? NaCl, क्या हुआ? और NaCl को तो अपन नमक बोलते हैं, NaCl को भी क्या बोलते हैं? नमक। तो दो अलग अलग याद रखोगे, और उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है कि अंदर होता है बाहर। तो एक सबसे आपने अगर याद रख लिया कि नमक यानी NaCl ज्यादा होता है ब्लड में, तो आप कभी रात को जगा के पूछे क्या फर्क पड़ता है? रटा नहीं, अपने समझा है, अपने हिसाब से समझा है। रात को जगा के पूछे क्या फर्क पड़ता है? रटा नहीं, अपने समझा है, अपने हिसाब से समझा है, ठीक है ना। तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है ईसीएफ का? कि मोस्ट एब्सोल्यूट केटाइन इन आईसीएफ, आईसीएफ बोलते हैं जो इस सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो सेल के अंदर एक तो होता है पोटेशियम ज्यादा, और एक क्या होता है? फॉस्फेट ज्यादा। यानी पोटेशियम को भी पी लिखते हो आप, स्टार पी से होता है ना, POTACIUM, और फॉस्फेट को भी क्या लिखते हो? पी से लिखते हो। तो सेल के अंदर हमेशा पीपी ज्यादा होता है, बस। अब आपको पता है पोटेशियम के प्लस है यानी केटाइन, और ये माइनस है यानी एनाइन, ठीक है। तो इसी ये क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, चार क्वेश्चन बनते हैं, चार इंपॉर्टेंट है, और चार बस आपको ये याद रखना है कि ब्लड में नमक ज्यादा यानी NaCl, यानी Na प्लस Cl माइनस, केटाइन और एनाइन, उधर पीपी हो गया, पोटेशियम और फॉस्फेट, एनाइन और केटाइन, वो तो सबको पता है ना। अरे वो तो पढ़ लिए होंगे फर्स्ट ईयर में, केटाइन क्या होता है, एनाइन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं वैसे अपन, ठीक है। तो इसी में NaCl याद रखना है, नमक, बाकी पीपी याद रखना, ठीक है। और इसका कंसेप्ट आपके फिर वहां भी काम आ जाता है जब हाइपरकेलेमिया होता है। कब कब हो सकता है? अब अगर मैं आपसे पूछूं टॉक्सिक नेक्रोटिक सिंड्रोम या नेक्रोसिस सिंड्रोम, या चलो ये तो आपके लिए बन पूछ लेता हूँ, बन पढ़ा था ना आपने? बन पढ़ा था, तो बन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेनली चेंज होगा? है पोटेशियम, बढ़ेगा घटेगा? क्यों? हाँ, अब समझो वही तो बात है, नहीं थोड़ी बता रहा हूँ, बस समझने की जरूरत है। बर्न होगा तो ये सेल क्या होगी? टूटेगी, सेल टूटेगी, तो सेल से क्या निकलेगा? जो अंदर वो तो निकलेगा, भाई जो अंदर वो तो निकलेगा, तो सेल से क्या निकला? पोटेशियम, और ये कहाँ पे आ गया? इस ब्लड में आ गया, इसलिए ब्लड में किसका लेवल बढ़ गया? पोटेशियम का। तो ये एक एग्जांपल है। तो अगर आप ये याद करोगे कि ब्लड में पोटेशियम बढ़ता है, इससे काम नहीं बनेगा, उसने अगर वो दे दिया टॉक्सिक नेक्रोटिक सिंड्रोम, तो फिर कैसे करके आओगे? तो उसको समझो कि कोई भी ऐसी इवेंट या घटना जिसमें सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, सेल का ब्रेकडाउन होता है, सेल का लाइसिस होता है, चाहे वो आपके इंजरी हो, चाहे इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में, ठीक है, चाहे टॉक्सिक नेक्रोसिस हो सेल का, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? हाइपरकेलेमिया होता है, क्योंकि सेल टूटती है, और जब सेल टूटती है तो क्या निकलता है? पोटेशियम, और वो निकल के खाएगा ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में भी वही हो रहा है। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में पूछ ले तो आप सोचोगे यार पढ़ा नहीं था, बात तो वही है ना, इन्फ्लेमेशन में भी क्या हो रही है? सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सेल टूट रही है तो पोटेशियम लाइब्रेट कर रही है। अब आप बोलोगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, आरबीसी का भी टाइम से पड़ी हुई है, उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आरबीसी का धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आरबीसी जे सेल, और सेल टूट रही है तो क्या निकल रहा है? पोटेशियम। तो बात एक ही है ना। हाँ, तो वो अब हर टाइप से आपको याद रह सकता है भाई, अगर ऐसे नहीं तो वैसे याद रख सकते हो कि सेल के अंदर क्या होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। अब इंसुलिन क्यों देते हैं? इंसुलिन इसका उल्टा काम करता है, इंसुलिन को ले जाके अंदर शिफ्ट करता है, इसलिए अपन इंसुलिन दे देते हैं, ठीक है।
तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, चाहे नमक से याद रखो चाहे पीपी से याद रखो, लेकिन याद रखना है नमक ब्लड में होता है यानी ईसीएफ, प्लाज्मा, सीएसएफ जो भी पूछे बच गया दो सेल में। ये लिख लो मेजर मिनरल्स में सबसे पहले कैल्शियम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो, ठीक है। तो 1.5 to 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट कैल्शियम से बना होता है, यानी सबसे ज्यादा मिनरल कैल्शियम होता है अपनी बॉडी में, ठीक है। हाँ ये लिख लो। इसके बाद में मोस्ट एविडेंट इन अडल्ट बॉडी 1200 mg ऑफ कैल्शियम व्हिच प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ, उसका 99%, टोटल का 99% होता है किसमें, बोन और टीथ में। कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल लिखो यहाँ, सीरम थोड़ा ऐड कर लेना भाई, सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है 8.5 to 10.5 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ऐड कर लो सीरम कैल्शियम लेवल। और कौन सा सैंपल है, आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम का सैंपल भेजना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल भेजना है, कौन सी वाइल में भेजोगे, बायोकेमिस्ट्री का सैंपल है ना, तो किस में भेजना है, प्लेन वाइल, या सीरोलॉजी का सैंपल है तो बायोकेमिस्ट्री और सीरोलॉजी के सैंपल में से किस में जाते हैं, प्लेन वाइल में, ठीक है। अब आप ऐसे रहते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें केवल कैल्शियम देके पूछ लिया, जैसा कि इससे पिछले 9 से 8 अभी 6 हुआ था क्या, 6 हुआ था, इससे पहले 5 में पूछा था, उसने क्या किया, केवल आईएनआर दे दिया कि आईएनआर का सैंपल भेजना कौन सी वाइल में, ठीक है। तो अपन केवल आईएनआर क्यों याद रखेंगे, अपन तो याद रखेंगे ना कोगुलेशन स्टडी, तो कोगुलेशन स्टडी के जितने भी सैंपल होते हैं वो हमेशा ब्लू टॉप वाइल यानी सोडियम सिट्रेट वाइल में जाते हैं। तो आप चाहे तो वो क्या डी डाइमर देता तो अपने क्या फर्क पड़ेगा, पता चले उसने इस बार डी डाइमर दे दिया, ठीक है, तो अपन सोचेंगे नई चीज नहीं हुई ना वो तो, ठीक है, अपने थोड़ा पढ़ने में ढंग से नहीं पड़ा। अब डी डाइमर है तो भी कोगुलेशन स्टडी है, या फाइब्रिनोजन दे देता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, कोगुलेशन स्टडी है, पीटी देता है, पीटी आईएनआर देता है, पीटी देता है, जो भी आपको लगता है ये क्लोटिंग में काम आ सकता है, तुरंत आंखें मीचिए, बंद करके मीचना का बंद करना, आंखें बंद करके कर दो सोडियम सिट्रेट या ब्लू टॉप वाइल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के मेन जो सैंपल होते हैं वो हमेशा ज्यादा किसमें जाते हैं, प्लेन वाइल में, जिसमें कोई एडिटिव ऐड नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट एब्यूडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज कैल्शियम, ये सब कैल्शियम के बारे में लिख रहे हैं अपन, कैल्शियम मेंटेनेंस इन्फ्लुएंस बाय पीटीएच वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन पूछा जाता है रिलेशन टू द कैल्शियम, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है जो पीटीएच होता है ना, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और कैल्शिटोनिन इसका उल्टा होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों हार्मोन से बोन के लिए बढ़िया कौन सा है, कैल्शिटोनिन, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करता है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को तो इंक्रीज करता है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, अपने लिए बेस्ट हो गया, बोन्स में ले जाता है ब्लड से उठा के, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो पीटीएच और कैल्शिटोनिन का थोड़ा ध्यान रखना इन रिलेशन टू दी कैल्शियम मेंटेनेंस। और विटामिन डी भी याद रखना, पूरा पाथवे बता रखा है मैंने, विटामिन डी कहां एक्टिव होगी, कैल्शिट्रायोल कहां पे एक्टिव होगी, किडनी में, उसके बाद में वो हेल्प करेगी कैल्शियम अवशोषण में, ये लिख लो। और दोनों एंटोनिस्ट वाले ऐड कर लेना ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन ये आएगा कि हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है, कोजो हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज कैल्शियम या डिक्रीज कैल्शिटोनिन, तो डिक्रीज कैल्शिटोनिन कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। विटामिन डी प्रमोट, ये तो लिख लिया आपने, ये लिख लो भाई पहले, इसमें भी इसी चीजें पूछी जाती है, पोटेशियम की भी पूछी जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ा अपना देख लेंगे लास्ट में। इसमें उल्टा होता है, देखो हाइपरकैलेमिया में ज्यादा ज्यादा होता है, बट इसमें हाइपरकैल्सीमिया में क्यूटी और एसटी होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जबकि हाइपोकैल्सीमिया में ज्यादा होते हैं, उल्टा हो गया ना भाई, हाइपर में कम होना चाहिए, बट क्यूटी और एसटी इंटरवल इसमें क्या होते हैं, हाइपर में शॉर्ट होते हैं और हाइपो में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जबकि हाइपर में उसके अनुसार ही चलता है, ठीक है। हाँ क्या ब्रेक वाला, हाँ चलो ये लिख लो एक बार, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ चुका है भाई कि कैल्शियम का मोस्ट कॉमन पोर्शन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। हाँ और सबसे ज्यादा एब्यूडेंट होता है कैल्शियम अपना, ठीक है। और वो भी ऐड कर सकते हो आप, अगर चलो वो कहाँ लिखोगे भाई, अगर वेट रिटेन पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड ये भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, प्रोलॉन्ग्ड वेट रिटेन कोई पेशेंट है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया, फिर क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है कि कैल्शियम एक्ट एज ए ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, आया था ना कहाँ पे, अरे आया था पोलियूरिया, तो कैल्शियम किसका काम करता है, लिख लो, चेक ऐड कर लो, कैल्शियम एक्ट एज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ठीक है। और इसलिए हाइपरकैल्सीमिया में पोलियूरिया देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा देंगे तो क्या करेगा, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का काम करेगा, और डाययूरेटिक ही है तो पोलियूरिया तो हो गई, तो ये भी लिख लो, ये दोनों लाइन ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक की तरह काम करता है और बेड पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया होता है, इसलिए आप याद कैसे रखना है, जो बेड पे पड़ा पड़ा रहता है उसकी हड्डियां ना मोटी होती है, सिकुड़ती है, याद करो स्ट्रोक का पेशेंट, कोई पैरालिसिस का पेशेंट जो कई सालों से बेड पे बेचारा है, सिकुड़ती है, यानी हड्डियों से कैल्शियम निकल निकल के, इसीलिए तो ब्लड में कैल्शियम क्या हुआ है, बढ़ा है, इसलिए तो बढ़ा है हड्डियों से। अब पता चले बेड की जगह उसने इमोबाइल दे दिया, इमोबिलिटी इमोबाइल, तो कोई सोचने वाली बात थोड़ी, ज्यादा एक ही बात हुई, और भाई बेड की जगह क्या बोल सकता है, इमोबिलिटी इमोबाइल, ठीक है, तो भी एक ही बात हुई, यानी पेशेंट मोबाइल नहीं है, चल फिर नहीं सकता अपनी तरह, या बेड पेशेंट है, ठीक है। बट इसकी जगह थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन, चलो कि अगर किसी के प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी हुई है तो क्या राइट आंसर आएगा, फिर ऑप्शन सेम रहने वाले हैं,
यानी इनमें नहीं ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आते, 4 है, एक ये हो सकता है उसमें है। प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी का पेशेंट है, ठीक है, तो उस केस में उस पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस देखने को मिलेगा है, हाइपर कैल्शियम में। अगर प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी की वजह से पेशेंट में क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस, क्या डेवलप होता है आप बता दो, चलो मैंने हिंट दे दिया आपको, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम है। भाई हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आया हुआ नोट सेट रहिए। तो प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी से पेशेंट में डेवलप होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ेगा यानी एल्डोस्टेरॉन भी उसमें बढ़ेगा, टाइपोमिनरल और ये बढ़ेगा तो किसका अवशोषण बढ़ा देगा, पोटेशियम को तो बाहर फेंकेगा दिखा देके, तो आप पोटेशियम बढ़ा रहे हो वो तो कम होगा, और बढ़ेगा क्या, सोडियम, हाइपरनेट्रिमिया, वहां ये मत करके आ जाना, ठीक है। तो आगे सोडियम में बताऊंगा, बट यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है भाई। सोडियम किसमें बढ़ेगा, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी या स्ट्रेस वाले पेशेंट में, बट कैल्शियम किसमें बढ़ेगा, बेड या इमोबाइल पेशेंट में, ठीक है। तो ये लिख लो, नेक्स्ट लिखो, आप लिख लो, लिख लिया, ये भी लिख लिया कंप्लीट सबने, ठीक है। और टीरासाइक्लिन दे रहे हो तो साथ में कभी भी कैल्शियम नहीं देना होता, बता रहा आपको, ठीक है, उसका अवशोषण नहीं क्या करता। ये लिख लो इसका कैल्शियम के किस में कितना अवेलेबल होता है, ठीक है। मिलेट, इसको लिख लो आप, फिंगर मिलेट, रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट, रागी को अपन क्या बोलते हैं, केल मिलेट तो बाजरा को बोलते हैं, राजस्थानी बाजरा। इस बार तो था ना कुछ, अरे इंटरनेशनल मेहमान, वो गेस्ट है, मेहमान है, उनको बुलाया गया था दिल्ली, वो स्पेशल यहाँ से, पता है ना, इसलिए उसको क्या घोषित किया था, इंटरनेशनल मिलेट्स कुछ ऐसा नाम दिया था ना, ठीक है। वो आप किस में आया था, क्वेश्चन भी तो आया था उसी साल, नोट शीट में आया था, लगभग साल भर हो गई इस बात को, तो देखो साल भर पहले कौन सा नोट शीट का पेपर हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन, उस टाइम स्पेशली राजस्थान से भाजरा और सोगरी यहाँ उत्पादित होता है, वो दिल्ली में गेस्ट बुलाए थे उनको, वो ग्लोबल क्या था यार, नाम नहीं यार मेरे को, उसमें था, और ये आपके नोट शीट में जीके का क्वेश्चन भी आया था ना, आ देखो जोर तो नहीं बोल रहा, आ देखो बोल रहे हैं, हाँ कोई G20 था कुछ था उसमें था ना, और आपके क्वेश्चन भी आ गया था उसका, ठीक है, कि कौन से ग्रेन्स को या सीरियल्स को इंटरनेशनल लेवल पे वो ऐसा कुछ था, जो भी है, तो अपना बाजरा मिलेट्स, और बेस्ट सोर्स होता है बाजरा किसका, भाई काला होता है बाजरा, कैसा होता है, बाजरे का आटा और गेहूं के आटे का कंपैरिजन करोगे तो कौन सा डार्क होता है, और डार्क है तो आयरन है, इसमें क्या सोचना है यार, चाहे वो स्पिंच डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल हो, चाहे वो ग्रेन्स हो डार्क कलर का, ठीक है, वो सभी बेस्ट सोर्स होते हैं किसके, आयरन के। तो किस किस को रटोगे आप, समझो ना, तो जो जितना डार्क इंसान की बात नहीं कर रहा, डार्क इसका मतलब उसमें आयरन ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं, बट जो वेजिटेबल्स अगर कोई ग्रेन्स या सीरियल्स, समझ पा रहे हो, तो डार्क है यानी उसमें आयरन अच्छा है, ठीक है ना। जेगरी गुड़, गुड़ में भी क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है, जेगरी का पूछा गया है कि बेस्ट सोर्स आयरन का, तो जेगरी गुड़, गुड़ है तो भी क्या है, आयरन का बढ़िया सोर्स है, ठीक है। तो ये लिख लो, एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं अपन मिलेट्स और जेगरी, जेगरी का आया हो तो ऐड करो जेगरी, जेगरी यानी गुड़, इसमें भी क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है, क्या लिख लिया, सॉरी ये कैल्शियम का, सॉरी थैंक यू, ठीक है। तो मिलेट्स में कैल्शियम और इसके अलावा आयरन भी होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जेगरी का, मिलेट्स का, स्पिंच का और डेट का, एप्रिकॉट का जो भी है, ठीक है, पिस्ता, ठीक है, ये सभी आयरन के बेस्ट सोर्स है, ठीक है। और ये लिख लो कैल्शियम का, लिख लिया, लिखो भाई लिखो, जया आरती शिल्पी हिंदू सभी को वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा यार मैं, है वो आवाज नहीं है ना, जिसका नाम होता है वही बोलता हूँ मैं, ठीक है, लिखो भाई लिखो यार, अब क्या बोलो, आप तो बहुत सारे हो गए, आपके नाम बोलने से कहना मैं, ठीक है, हाँ लिख लिया, चलो नेक्स्ट, आरडी रिकमेंडेड और डेली अलाउंसेस फॉर कैल्शियम, हाँ, और देखो इसका आरडी इंपॉर्टेंट है नहीं है, अरे इंपॉर्टेंट है, इस बार ये सच में पूछा था ना, पूछा नहीं पूछा, लैक्टेशन प्रेगनेंसी में कितना कैल्शियम लेना है डेली, पूछा था ना, हाँ तो याद आ गया, पूछा था, ठीक है, तो इसलिए आरडीए कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था कि लैक्टेशन और प्रेगनेंसी दोनों में साथ पूछ लिया था, जबकि 1000 होता है प्रेगनेंसी में और 1200 से 1500 होता है लैक्टेशन में, बट उन्होंने क्या पूछा एक साथ, रेंज क्या थी, 1 से 1.5 ग्राम की थी, ऐसा कुछ था, वैसे था ना, जिसने दिया पेपर याद होगा, कोई बैठा होगा महानुभव जिसने ये सच का पेपर दिया होगा, तो था ना ऐसा ऑप्शन, हाँ, अरे इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, कम से कम आपको याद है, पता है, नहीं दिया उसे एक स्टेप वैसे भी आगे आप, जिसने पेपर नहीं दिया उसे एक स्टेप आगे पेपर देने वाला, कुछ तो नया सीखा, कुछ तो नया एक्सपीरियंस ऐड हुआ जीवन में, नहीं हुआ क्या, हाँ तो फिर ये गलत बात है कि उतने चाहिए तो उतने नंबर नहीं आए, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तो अपनी तैयारी कम है, सीधी सी बात है, थोड़ा और पढ़ेंगे तो वो भी आ जाएंगे, तो और क्या, वही तो फर्क है, अरे भाई सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में ये तो फर्क है, उसको 5 चीजें एक्स्ट्रा आती है, बस ये तो फर्क है, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसको 5 चीज के 3 कम आती है, ऐसे मान लो 2 आती है, लेकिन वो भी जिस दिन सीख जाएगा वो 5 चीजें आना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ये है ना फर्क, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, उसके कोई अलग से कुछ नहीं है, 2 सीएंगे या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, बस वही है, वही आप सब कर सकते हो, है। तो देख लो आरडीएस का इंपॉर्टेंट है, आरडीएस में 600 mg पर डे होता है, प्रेगनेंसी में 1000 mg पर डे होता है, लैक्टेशन में 1200 से, लिख लो ऐड कर लो, 1200 से 1500 mg पर डे होता है, मेनोपॉज में अगेन इंपॉर्टेंट भाई, आगे हो गया समझ में, बता रखा, दोबारा नहीं बताने की जरूरत है ना, और क्या था मेनोपॉज में, और क्या था
विटामिन डी, अरे केवल वहां विटामिन डी दे रहे हो वहां पे, और अगर यहाँ कैल्शियम नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो विटामिन डी अपन इसलिए दे रहे थे कि यहाँ पे जो कैल्शियम दे रहे हैं मेनोपॉज में, उसका क्या होना चाहिए? अवशोषण। और अवशोषण कब होगा? जब उसको अपन विटामिन डी देंगे। और बता रखा है क्यों दे रहे हैं? मोस्ट प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर। और फीमर फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अरे क्या कर रहे हो हैं? हेड हेड एम्बोलिज्म, जो क्या कर सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और बस वही उसका खतरनाक वाला कंडीशन हो सकता है। यस भाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बता रखा ना। तो फीमर फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फेट एम्बोलिज्म, और फेट एम्बोलिज्म यानी कहां तक आ सकता है? पल्मोनरी वेसल तक, और पल्मोनरी वेसल तक आ गया तो कभी भी काम खराब हो सकता है, ठीक है। हाँ, और इसमें मेनली फ्रैक्चर भी कौन सा होता है? फीमर फ्रैक्चर होता है मेनोपॉज में, आफ्टर मेनोपॉज में, ठीक है, ये लिख लो। ये इस में आया था, दोनों तो नहीं आए थे बट दोनों का एक साथ पूछा था 2024 है क्या? हाँ, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? अच्छा लगे मेरे को तो इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगे, बट आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन आया था यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये बात है। अरे आप अगर किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, सोचो छोटी सी बात, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करते हो? लोगों से कुछ अलग दिखना चाहते हो, तभी तो होगे ना। तो उसके लिए फिर और क्या करते हो? थोड़े अच्छे से कपड़े पहनते हो, अच्छी हेयर स्टाइल रखते हो, अच्छी सी क्रीम वगैरह लगा के आते हो। और आप नहीं करते तो करते थे पहले कॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा करे हो भाई, मैं बाकी भीड़ से कुछ अलग दिखूं ताकि उसकी नजरें मेरे पे पड़े। तो मैटर तो पूरा है, इसमें से अपने को अच्छे वाला जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रहता है, जिसको अपन याद करना चाहते हैं, उसको कैसे उस मैटर से अलग बनाए। तो यही तो एक तरीका है, यही तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उससे अलग कर दे। चाहे जो नहीं आया था उसे इंपॉर्टेंट है जो आया था, क्योंकि वो दोबारा आ सकता है, उसके चांस है, और फिर वो दोबारा आता भी है, और फिर वो सही होता है अपना, नहीं होता क्या? तो इसलिए मेरे को लिखना पड़ा, आपको बताना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा आया था और ऐसा आएगा। तो बाकी से कुछ अलग हुआ या 10 बातें बता रहा हूं, 10 से एक बात मैंने बोला ये आया था, तो मेरे ख्याल से आपको उसके ऊपर गौर ज्यादा करना चाहिए। सेम आप जब पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम की जो चीज आ रखी है, जिस वे में आ रखी है, उस पर थोड़ा गौर ज्यादा होना चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते प्यास लग जाती है और वहां लाइन आगे जहाँ लिखा हुआ है कि ये पहले आया था, तो कि नहीं वापस आके पढ़ेंगे, इसका मींस आपका पढ़ने का वो तरीका अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। तो कि नहीं यार, इस लाइन को तो मैं पढ़ के जाऊंगा चाहे कितनी तगड़ी वाली प्रोजेक्ट लगी हो मेरे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये हंगर जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है, तो आप सक्सेस हो लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, सही है ना। तो ये हंगर पैदा करना सीखो, इसलिए चीजें बताना पड़ता है आपको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें अपन, 20 to 30% ऑफ डाइटरी कैल्शियम इज नॉर्मली एब्जॉर्ब्ड फैसिलिटेटेड बाय विटामिन डी। मेनली तो विटामिन डी के द्वारा क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इसलिए ये मेन फंक्शन हो गया, ठीक है, ये लिख लो भाई। और होता कहां पर कैल्शियम का, वो भी लिख लो। मोस्ट मोस्ट कॉमन या मोस्ट पार्ट लिखो, मोस्टली कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम। जहां पे आयरन होता है ना, वहां पे क्या होता है, ड्यूडेनम में कैल्शियम का अवशोषण होता है, ठीक है। तो मोस्टली कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम। तो कैल्शियम, इसके बाद में अपन अभी काफी सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अपने लिख लिया। चलो फिर भी सोडियम का एक याद है एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, तो बता देता हूं, आगे अपन सोडियम पढ़ लेंगे। लिथियम थेरेपी चलती है, उसमें सोडियम मॉनिटरिंग करते हैं भाई, क्योंकि सोडियम का अगर लेवल कम हो गया ना, तो लिथियम को बॉडी से बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता फिर, और उस कंडीशन में लिथियम का वहां पे लेवल बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है आगे। अगर मैं क्यों बताऊं पहले, क्योंकि मेरे को पता है, अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है सोडियम साइड, तो जरूर थोड़ी उस टाइम मेरे को याद आए, नहीं ना, लेकिन क्वेश्चन तो आता है इसका, इसलिए मैंने यहाँ बताना थोड़ा उचित माना है, समझ गए, क्योंकि वहां अभी तक ऐड नहीं है। अगर उस टाइम मेरे को याद आ जाता तो मैं ऐड कर लेता हूँ, वरना ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ याद आ गया तो हम क्यों स्किप करें, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि लिथियम थेरेपी चलती है, उसका कौन सा लेवल मॉनिटर करना होता है, सोडियम का, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखो, बोन फॉर्मेशन मेन तो काम इसका यही होता है, नर्व कंडक्शन में भी मेन रोल होता है इसका, ब्लड कोगुलेशन में होता है या नहीं होता? कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है? फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि विच मिनरल इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द ब्लड क्लोटिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम। और इसीलिए अपन यूज कहां पे करते हैं इसको, सोडियम सिट्रेट को यहाँ यूज करते हैं ब्लड के अंदर। सोडियम सिट्रेट को इसलिए तो यूज करते हैं, ठीक है, वो सोडियम सिट्रेट से सिट्रेट क्या होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, तो कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया तो ब्लड में क्या नहीं बचता, फोर्थ नंबर का क्लोटिंग फैक्टर। और अगर फोर्थ नंबर का क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में नहीं बचेगा तो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड क्लोट नहीं होगा, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो क्लोट नहीं हो सकता। कोफैक्टर की तरह काम करता है, फोर लाइपेज कोफैक्टर कल बताया था, या कोएंजाइम या कोफैक्टर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। मोस्टली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करती है, बट ये भी करता है, वो ये क्या करता है, लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और लाइपेज फिर क्या करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म करवाएगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, ठीक है। अब इसकी डिफिशियंसी देख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, टिटेनियम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, इससे डेथ हो सकती है क्या, हो सकती है, क्योंकि अगर टिटेनियम का बोलते हैं जब सीवियर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी से मसल स्पाज्म होता है। अब अपनी जो ट्रेकिया बनी हुई है, जो अपना लेरिंग्स बना हुआ है, जो ब्रोंकाई बना हुआ है, इनमें भी तो क्या मसल्स है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। अगर लेरिंग्स स्पाज्म हो गया, ब्रोंकिया स्पाज्म हो गया, तो फिर सांस की नली बंद, तो सांस बंद, और सांस बंद तो असबंद, इसलिए टिटेनियम बहुत खतरनाक है। तो एमसीक्यू क्या आता है फिर, कि अगर किसी पेशेंट की टिटेनियम डायग्नोज है और आपको ये पेशेंट मिला वार्ड में, इनिंग ड्यूटी आपकी, आप हॉस्पिटल चले गए ड्यूटी करने, और आपको पेशेंट ये साइन हुआ जिसका डायग्नोसिस क्या है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस पेशेंट के बेड साइड में आपको क्या क्या रखना है,
ट्रिकोस्टोमी से बट वो तो ऑप्शन में नहीं है, इंट्यूबेशन ट्रिकोस्टोमी जो भी ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो ध्यान रखना, कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑप्शन नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल से तो ऐसे क्वेश्चन में। कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके उस पेशेंट की बेड साइड में होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन बेड साइड में होना चाहिए, ट्रिकोस्टोमी सेट होना चाहिए, या इंट्यूबेशन ट्रॉली बोल सकता हूं मैं, इंट्यूबेशन ट्रॉली, यस। तुरंत इंट्यूबेट करना पड़ सकता है पेशेंट को, ठीक है। इस केस में तो ये कोई हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं होती, तो क्वेश्चन थोड़ा इस वे में पूछा जाता है, ठीक है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या आता है, 10 ml का इंजेक्शन आता है। 10 ml का क्या आता है, जब इसको देते हैं तो क्या यूज या कौन सी बात ध्यान में रखते हैं, हैं कार्डिक मॉनिटरिंग हो तो उससे पहले रूल ऑफ 10 फॉलो करते हैं, यस। वो तो दो चीजें रूल ऑफ 10 याद होना चाहिए, क्लिप्ड पेलेट की सर्जरी में जिसको क्या बोलते हैं, पेलेटोप्लास्टी, उसमें रूल ऑफ 10 होना चाहिए। और कैल्शियम ग्लूकोनेट जब भी देते हैं तो भी रूल ऑफ 10 का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी और रूल ऑफ 15 जब ग्लूकोज देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, तो वहाँ रूल ऑफ 15 फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये टिटेनियस से हो सकती है जो बड़ी खतरनाक वाली हो सकती है, इसकी वजह से लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट का रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, तो तुरंत इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, तो इंट्यूबेशन ट्रॉली होनी चाहिए। ट्रिकोस्टोमी करना पड़ सकता है, ट्रिकोस्टोमी सेट होना चाहिए। और कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन तो पास में, पता चले उस टाइम डॉक्टर आपको बोले कैल्शियम ग्लूकोनेट लेके आओ जल्दी, अब आपको मिल ही नहीं रहा, आपको क्यों नहीं मिल रहा, आपके स्टोर में नहीं वार्ड के, हो सकता है ना, और वार्ड में पूरा ढूंढ रहे हो, अब है नहीं तो कैसे मिलेगा, पता चला बगल वाले वार्ड में भी नहीं है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिम्मेदारी किसकी हुई, डॉक्टर तो अपने टाइम पे पहुंच गया, वो उसकी गलती नहीं है, उसने तो आपको बोल दिया कैल्शियम ग्लूकोनेट लाओ जल्दी, फंस गए ना भाई। वो तो अपने टाइम पे अगर नहीं होता तो एक बात है, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्ट नहीं दे सकते, अगर कॉल है तो कॉल पे दे सकते हो विद 5 मिनट, कॉल में कैसे विद 5 मिनट देनी होती है, ठीक है। बट आप वो गलती आपकी हुई, फिर आपने देखा क्या पेशेंट का होना चाहिए ना, हाँ इसीलिए पहले आपसे पूछते हैं, ये नहीं आप गालियां निकालते होंगे रोसेट को कि इतने क्वेश्चन क्या जरूरी है यार, ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है केयर का, वो इसी बातों पे डिपेंड करता है, इन बातों कि आपको कितना उस चीज का नॉलेज है जिस पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, फिर तो कोई कर लेगा ऐसे आके तो भाई नर्सिंग वालों की क्यों जरूरत है यहाँ, या आपकी डिग्री की नोट का पेपर ऐसा बनाने की क्यों रिक्वायर है, ठीक है। तो ये फर्क होता है, तो ऐसा पेशेंट तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेशेंट के कभी भी मेरे को क्या जरूरत पड़ सकती है, जैसे पटना हाइड्रोफोनियम टेस्ट इसका हो रहा है, उसके बेड साइड में क्या रखोगे, एट्रोपिन, क्योंकि उसके बेड का क्या हो सकता है, तो तुरंत आपको एट्रोपिन देनी पड़ सकती है, तो सेम यहाँ पे हो रहा है ना। हाँ तभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट में, ताकि ये लेवल अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो मोस्ट वेलकम आपका। अगर ये लेवल मेंटेन नहीं होता है तो थोड़ी और मेहनत करो, फिर भी नहीं होता थोड़ी और मेहनत करो, और जिस दिन हो जाए तो दरवाजे खुले आपके लिए, यस। तभी आपको 1 लाख रुपए सैलरी आने वाले टाइम में मिलती है महीने की यार, वरना 10 हजार में भी नर्सिंग ऑफिसर बहुत बनने के लिए तैयार है, नहीं है क्या, ये फर्क है, यस। हाँ अच्छा यार अभी टाइम था यार, चलो ठीक है भाई, गुड, ठीक है। तो टिटेनियम हो सकता है कैल्शियम की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस, और इसमें इंद्रधनुष वाला साइन किसको याद है, टिटेनस में तो होता है, इसमें भी होता है, दोनों में। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं अपने, देखो टिटेनियम ऑस्टियोपोरोसिस, और क्या हो सकते हैं, ये लिख लो भाई, टिटेनियम ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, डिफिशियंसी में, चलो उसकी वजह से तो हो रहा है, दो लिख लो। लिखो डिफिशियंसी में टिटेनियम और ऑस्टियो, इसमें देखो फ्रेजाइल हो जाती है बोन, पोरस हो जाते हैं, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया में सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट, हाँ अरे दो चीजें लिखनी है, इतना टाइम लगाओ भाई, मिलो। हाँ ऑस्टियोपोरोसिस लिखना और क्या है, पूरा ही चैप्टर होगा, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, डिफिशियंसी किसकी है, कैल्शियम की, बस दोबारा क्यों लिख रहे हो यार भाई, कैल्शियम की कमी तो पढ़े हैं, ठीक है। तो थोड़े शॉर्ट बना करो नोट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और टिटेनियम, तो ये तो ठीक है लिख लिया ना, तो मैं सोच रहा हूँ एक दो और यार फॉस्फोरस भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड मोस्ट एब्ंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज फॉस्फोरस। इंसान को आप क्या करते हो, जब डेथ हो जाती है तो उसको शमशान घाट ले जाते हो, वहां पे फिर क्या दिखाते हो, माचिस, तो जल जाता है आसानी से, क्या कारण है, ये, यस। अरे लकड़ी तो नहीं जलती उतनी जल्दी जितना इंसान का शरीर जलता है, तो क्या कारण है, फॉस्फोरस। माचिस की तीली में क्या आता है, रेड फॉस्फोरस, लाल होती है तभी, पढ़ते थे ना अपन बचपन में, तो वही तो बातें हैं। तो इसलिए ये भी सेकंड मोस्ट एब्ंडेंट अमाउंट होता है अपनी बॉडी के अंदर, फॉस्फोरस, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट एब्ंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज द फॉस्फोरस, मेक अप 1% ऑफ पर्सन्स टोटल बॉडी वेट, वो 1.5 to 2% बना रहा है कैल्शियम, क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो ये उससे थोड़ा कम है, यानी 1% क्या बना रहा है, टोटल बॉडी वेट का बना रहा है। डिपॉजिट इन बोन एंड टीथ, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बोन और टीथ में डिपॉजिट होते हैं, और विटामिन डी का फंक्शन मैंने बताया था, दोनों को याद रखना, कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों का अब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, ठीक है, बेस्ट आंसर वही होगा आपका, तो लिख लो 400 to 700 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इन बोन एंड टीथ में पाया जाता है, ठीक है। मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट तो बोन फॉर्मेशन में यूज होते हैं, क्योंकि मिनरल पूरे देखने रहेंगे अपन को, माइनर और मैक्रो दोनों, ठीक है। तो काफी सारे अभी उसका यार इसी चेंजेस भी लिख लो, आप एक काम करो, कैल्शियम का ऊपर क्या जगह लिख लो, यहाँ कैल्शियम का ना इसी चेंजेस लिख लो आप, कैल्शियम में, ठीक है। हाइपर कैल्शियम में क्या होता है, क्यूटी और एसटी जो इंटरवल होता है ना, वो शॉर्ट हो जाता है, यस। और हाइपो कैल्शियम में क्या हो जाएगा, क्यूटी और एसटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख लो, कैल्शियम का लिखा है मैंने, ठीक है, ऊपर जगह तो उसमें ऐड कर लेना आप। ये अभी क्वेश्चन आया था क्या कहीं,
ECG वाले चेंजेस में कहीं 966 में कैल्शियम का थोड़ी आता, वो तो पोटेशियम का होगा, कैल्शियम का भी आता नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पूछा था, कैल्शियम का आया था, ECG का तो आया, बात सही है, मैं कह रहा हूँ इसी चेंजेस तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होते हैं, लेकिन इनमें से किसका आया था, पोटेशियम का कैल्शियम। एमएससी वाले एग्जाम में हाइपोकैलेमिया का आया था आई थिंक, जो एमएससी का हुआ था ना एग्जाम अभी, एम्स एमएससी एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें हाइपोकैलेमिया का आया था, बट कैल्शियम का उसके बाद में कोई ये दो तीन पेपर हुए ना प्री में, हाँ पोटेशियम का है, कैल्शियम का आया था ना, देखो भाई आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक दो मिल जाते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, एक दो तो मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से इसी चेंजेस में आता है पोटेशियम का और कैल्शियम का, ठीक है। अभी जो एमएससी एम्स की एमएससी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हाइपोकैलेमिया का आया था, और जैसा कि इनको याद है 966 में कैल्शियम का, तो आप दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, तो थोड़े पहले रेडी रहो, आगे जाना नहीं चाहिए, बात हो जाती है बाद में, ठीक है ना, आगे जाना, हाँ नेक्स्ट सोर्स लिख लो भाई, मिल्क फॉस्फोरस, मिल्क में पाया जाता है, जहाँ कैल्शियम ज्यादा वहीं फॉस्फोरस ज्यादा, ठीक है। चलो आपको क्या मिल गया, बड़े खुश हो रहे हो अब सब, चलो आपको नहीं समझ में आएगा किसको बोला मैंने, ठीक है, लिख लो आप तो, ठीक है, लिख लिया, सोर्स मिल्क में पाया जाता है फॉस्फोरस, मेनली मीट में होता है, यानी हम कह सकते हैं मेनली एनिमल प्रोडक्ट में होता है, ठीक है, मिल्क मीट एग और फिश, ठीक है, इनमें कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। मीट में कैल्शियम एब्सेंट लिखा था थोड़ी देर पहले, अरे लिखा था नहीं, मेरे को याद आ रहा है, था ना, तो इसको कट करो ना फिर, अभी सारणी में क्या था, मीट में कैल्शियम एब्सेंट, मेरे को तो ये याद आ रहा है, देखो देखो है सही है ना, हाँ तो बिल्कुल कट कर दो फिर, ऐसे होना चाहिए आपका अटेंशन तुरंत, नहीं भाई होना चाहिए, तभी मजा आता पढ़ने का, तुरंत मैंने कहा यार अभी थोड़ी देर पहले ये था, ठीक है, और ये कब होता है जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ाई में, मजबूरी नहीं होती है, अभी तो मजबूरी में पढ़ रहे हो, ठीक है, मजबूरी में मजा नहीं आएगा किसी भी चीज का, है कोई काम इंटरेस्ट से करते तो अलग ही मजा है, एक मजबूरी में करते तो अलग ही मजा है, तो इंटरेस्ट बनाओ, मजबूरी में तो फिर वो यार अपने आप को तड़पाना है, ठीक है, हाँ चलो लिखो इसको कट कर देना मीट को, ठीक है, आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस है सेम एज कैल्शियम लगभग, ये देखो ये अपने ऑलरेडी वैसे देख लिया भाई, ठीक है ना, ये देख लिया दोबारा कोई विटामिन डी में देख लिया था अपने, ठीक है, ये क्या इमेज बना रहे हो है, अच्छा आरडी, हाँ सेम एज कैल्शियम, सेम एज कैल्शियम लिख लो, ठीक है, लिखो सेम एज कैल्शियम, ठीक है, अभी पूरा करेंगे अपने इसको फॉस्फोरस के बाद में, नेक्स्ट कौन सा मैग्नीशियम को भी, ठीक है, हाँ फोटो ये अपने पहले पढ़ लिया, और ले लो चलो अगर आप लेना चाहो, फर्स्ट साइन ऑफ द रिकेट्स, नहीं बताया ना, तो फोटो ले गए तो साथ में इसके लो ना जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट साइन ऑफ रिकेट्स, और ये रियाचिटिक रोजरी, ठीक है, रिकेट्स में जो माला बन रही है, पिजन चेस्ट, ठीक है, हैरिसन सर्कस और हैरिसन सॉरी ग्रुप, नोक नी और बो लेग्स, साथ में नो नेक नी नोक, ठीक है, हाँ हो गया ना, ठीक, मैग्नीशियम इन ह्यूमन बॉडी 25 ग्राम मैग्नीशियम प्लस टोटल पाया जाता है, एमजी प्लस अपन इसको डिनोट करते हैं, यानी कि 50% प्रेजेंट इन बोन्स, नॉर्मल ब्लड मैग्नीशियम लेवल कितना होता है 1.6 टू 2.6 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ये लिख लो आप। सोर्स की बात करें तो बाजरा मिलेट्स लिख लो, बाजरा मिलेट्स, बार्ली यानी जो होता है, बार्ली यानी जो सही ना, बार्ली यानी जो, व्हीट यानी गेहूं, सोयाबीन में भी पाया जाता है भाई मैग्नीशियम, बाकी भैंस और सोयाबीन किसका होता है, प्रोटीन का, 43% क्या पाई जाती है इसमें, प्रोटीन पाई जाती है, और अंडे में कितना परसेंट प्रोटीन होती है, एनपीयू थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, एनपीयू नहीं पूछ रहा है, एनपीयू आप बताए हो ना, वो नहीं पूछा मैं, हाउ मेनी परसेंटेज प्रोटीन प्रेजेंट इन एग, 14%, कितनी होती है, लेकिन जो होती है वो काम की होती है, जो होती है वो पूरी की पूरी काम आ जाती है, इसलिए एनपीयू कितना हो गया 96%, नेट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज मैक्सिमम ऑफ एग, ठीक है, बट अगर बात करें तो टोटल का कितना परसेंट होता है 40% होती है अंडे में, एग में, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा होती है 43, लेकिन काम की नहीं है ना, बॉडी में इतनी काम नहीं आती है, पहली बात तो इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होते हैं, तो वैसे भी काम की नहीं है, दूसरी बात बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती है, इसलिए वैसे भी काम की नहीं, बट होती सबसे ज्यादा किसमें, सोयाबीन में, बट काम की सबसे बढ़िया अंडे की, एग की होती है, ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो 13 टू 40% होती है एग में प्रोटीन, सोयाबीन में होती है 42 से 43%, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है मैग्नीशियम, लिख लो, फायदा है ना, अरे 43% टोटल है, इसकी कुछ तो यूज आएगी ना, कुछ तो यूज आएगी भाई, पूरी नहीं आ रही, मेरे कहने का मतलब हुआ एक अगर अंडा खा रहा है कोई बंदा, ठीक है, और उसकी जगह पर मान लो कि वो एक टाइम केवल सोयाबीन खा रहा है या डेली सोयाबीन भी खा रहा है ना, तो भी बेस्ट उसके लिए ये रहेगा, दो कारण है, पहला कारण तो है कि इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड, इसलिए अपन इसलिए इसको बोला बायोलॉजिकल रेफरेंस प्रोटीन, दूसरी बात इसके अंदर जो भी प्रोटीन है 40% उस पूरी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसका एनपी हुआ 96%, ठीक है, इसमें है तो सबसे ज्यादा बट नहीं तो ये कंप्लीट यूटिलाइज होती है, नहीं इसके अंदर पूरी एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो बेस्ट एक हुआ, बाकी जो अंडा नहीं खाता क्या उसको प्रोटीन नहीं मिलती, मिलती है, वो किससे मिलती है, इसी से मिलती है, दालों से तो मिलती है, पल्सेस तो मिलती है, ठीक है, तो ये लिख लो, लिख लिया,
सोर्स इसके बाद में देखो भाई, आरडी ऑफ द मैग्नीशियम अडल्ट में 300 टू 350 mg, 40 450 50 70, चाइल्ड में ये लिख लो। हेल्प इन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, मैग्नीशियम का क्या हुआ, घड़ियां देख रहे हो क्या, कोई बात नहीं, फिर मैं ज्यादा टाइम देख रहे हो, चलो ये तो लिखेंगे पूरा, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में भी मेन लिखो भाई। एक क्वेश्चन देखो हो रहा था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, चाहे कैल्शियम हो चाहे अपने पोटेशियम हो, तो सबसे पहला जो अपन बात करें अर्ली मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, न्यूरोमस्कुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो उसमें भी सबसे अर्ली अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है, न्यूरोमस्कुलर चेंजेस देखने को मिलता है। ये भी एक एमसीक्यू आ चुका है, ये नहीं कि आप वहां डिस्ट्रिक्ट में वेट करो या वो करके आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बाद में होता है, उससे पहले तो न्यूरोमस्कुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना, तो लिख लो मैग्नीशियम का आरडीए, देन आफ्टर मैग्नीशियम का फंक्शन, ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट, और क्या हुआ यार, पीछे वाले थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। अच्छा लिख लिया, बहुत बढ़िया। पीछे वाला का मींस केवल पीछे वाले नहीं होता है? लिख लिया इधर से सबने? हाँ अब तो सही लिख लिया होगा सबने, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट है डिफिशियंसी सीन इन सिरोसिस ऑफ द लिवर, लिवर सिरोसिस में देखने को मिल सकती है इसकी कमी। एल्कोहलिज्म पे जो एल्कोहलिक का सेवन करता है उसमें तो क्या होता है, लिवर सिरोसिस मोस्ट कॉमन, वो इसको कौन सा लिवर सिरोसिस बोलेंगे? अरे अगर एल्कोहल कोज होता है लिवर सिरोसिस का तो क्या नाम देते हैं उसको, क्रोनिक, अलग से आता है ना एमसीक्यू, डायरेक्ट इसके नाम पे पड़ा है, याद आ रहा है किसी को? देखो लिवर सिरोसिस के देयर आर सो मेनी कोजेस, ठीक है। अगर उसमें एल्कोहल जो मोस्ट कॉमन कोज होता है लिवर सिरोसिस, अगर इससे लिवर सिरोसिस होता है तो कौन सा लिवर सिरोसिस बोलते हैं? सीधा एमसीक्यू इसी नाम से पूछा गया है, दूसरा नाम है ना, है? मेरे को तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ नाम है तो बताइए इसका, किसी को याद आ तो बोलो भाई, जैसे अभी आ तो जाएगा, याद है कर रहा है मन, ठीक है। हाँ उसका अगर कोज एल्कोहल होता है उसका नाम अलग ही है कुछ, ठीक है, अभी आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। रिकॉल हो रहा है अभी, रील घूम रही है अंदर, ठीक है। लेनेक्स सिरोसिस ऐसा कोई नाम सुना, एल से स्टार्ट होता है, आया किसी को याद थोड़ा बहुत, आया ना, एल से स्टार्ट होता है ना, हाँ एल से स्टार्ट होता है ना, हाँ लेनेक लेन ऐसा कुछ करके वर्ड है, तो किससे होता है, एल्कोहल की वजह से होता है, उसको अपन तो ये सीधा एमसीक्यू आ गया भाई। और मोस्ट कॉमन कोज भी लिवर सिरोसिस का एल्कोहल ही होता है, दो बातें जान देख लिया होगा किसी ने, तो इतना तो हो नहीं सकता कि अभी तक चुपचाप बैठे हो आप, लेकिन बात ये है और कभी भी फर्स्ट साइड पे आता भी नहीं है, एल से स्टार्ट होता है जहां तक मेरे को थोड़ा याद आया, और ऐसा ही कुछ नाम है लेनेक सिरोसिस ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी इसकी कमी हो सकती है, एल्कोहलिक वाले पेशेंट में कमी हो सकती है, सिरोसिस लिवर वाले में कमी हो सकती है, और ये किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, दो डिजीज का मेनली जो कॉम्प्लिकेशन होता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ये एक तो क्रॉस डिजीज का होता है ना, इसके अलावा किसका होता है, अरे सिलिक डिजीज और लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस और सिलिक डिजीज का तो कॉम्प्लिकेशन होता है, और मेनली तो क्रॉस डिजीज का क्या होता है, इंटेस्टाइन की बीमारी हो रही है तो वहां अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो रही है तो काम कैसे होगा, वहां से जो है नहीं होगा ना, हाँ तो उनका ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस केस में फिर किसकी कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की, यानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो वीकनेस होता है, ट्रिमर आता है, वर्टिगो होता है, ये लिख लो, और कन्वर्जन भी आ सकता है पेशेंट को, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर में इसका मेन रोल है ना, और सेल डिवीजन में भी होता है इसका रोल, होता है मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। तो लिख लो, हाँ भाई सही है, लेनेक्स सिरोसिस है जहां तक मेरी डिक्शनरी बोल रही है, यस हाँ मेरी डिक्शनरी ने बोल दिया फाइनल, रील घूम के आ गया स्टॉक, हाँ ठीक बोल रहा है भाई, डोंट वरी, ठीक है। हाँ तो याद रखना पूछा जाता है, ठीक है, लिखो है, लिख लिया, हाँ क्या क्या, अच्छा दो लाइन है, चलो बोल देता है आपके लिए थोड़ा, तो अब यार दो तीन लाइनें साथ आगे मिक्सअप आ रही है ना, पहले प्लानिंग नहीं इसलिए, ठीक है, फिर भी चलो बोलता हूँ, है कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है, ये मुर्दा गरियों की तरह सांस लेने वालों, जीने में और सांस लेने में बड़ा अंतर होता है, जीने में और सांस लेने में बड़ा अंतर होता है, ठीक है भाई, जितना सब यार है, ठीक है, बस को मजा आ गया है, बढ़िया सही है ना, चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, अब मेरी भी सुन लो, इसलिए आपको सांस नहीं लेना, जीना है, जिंदगी को जी के दिखाना है, ठीक है, केवल ये नहीं कि सांस ले रहे हैं यानी जिंदा, वो जिंदा नहीं होता, ठीक है, तो बिल्कुल